अध्याय 131 बाघ कबीले का पवित्र पुत्र जो डर गया था। धिक्कार है, ये जानवर बहुत शक्तिशाली है। रिटर्निंग वार्ड दायरे के 7वें स्तर पर शक्तिशाली क्रूर जानवरों के साथ गुफा नदी अमर निवास इतना भयानक कब हो गया? इतने सारे लोग एक साथ हमला कर रहे हैं, फिर भी वे जानवर को खरोंच भी नहीं कर सकते। ये डरावना है। गुफा नदी अमर निवास की यात्रा कब एक नारकीय कठिनाई बन गई। लानत है, यह अवसर प्राप्त करना वास्तव में आसान नहीं है जब तक कि आप एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा न हो। इतने सारे लोग, फिर भी वे एक भी क्रूर जानवर को वश में नहीं कर सके। इसके अलावा उनमें से कई रिटर्निंग वार्ड दायरे के प्रतिभाशाली थे, फिर भी वे रिटर्निंग वार्ड दायरे के 7वें स्तर पर एक क्रूर जानवर के खिलाफ पूरी तरह से असहाय थे। झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों की तरह इन विलक्षण लोगों का इस क्रूर जानवर का कोई मुकाबला नहीं था। क्रूर जानवरों के हाथों कई लोग मारे गए हैं और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसी समय एक भयानक दबाव बह गया और फिर एक विशाल बाघ के पंजे का निशान आकाश से उतरा, जो सीधे क्रूर जानवर पर पटक दिया और उसे उड़ने के लिए भेज दिया। अगले ही पल एक आकृति दिखाई दी। ये वह था, टाइगर कबीले का पवित्र पुत्र टाइगर हिल 100। यह अब पूरी तरह से निराशाजनक है। इस व्यक्ति के शामिल होने के साथ हमारे पास कोई मौका नहीं है। चलो चलते हैं, हम वैसे भी इस जानवर के साथ कुछ नहीं कर सकते। हुक्यूबाई को आते देख इन लोगों को निराशा की लहर महसूस हुई। हमने अभी तक इस क्रूर जानवर से निपटा भी नहीं है और अब एक और बाघ कबीले का पवित्र पुत्र हुक्यूबाई प्रकट हुआ है। अब हमें प्रतिस्पर्धा कैसे करनी चाहिए? यदि यह सिर्फ एक क्रूर जानवर होता तो वे इसे पहनने के लिए अपने संख्यात्मक लाभ का उपयोग कर सकते थे, लेकिन अगर हुक्यूबाई आते हैं तो उनके पास कोई मौका नहीं होगा। ये टाइगर कबीले का पवित्र पुत्र बहुत शक्तिशाली था। वह जो आभा अकेले बिखेरती थी, वह इन लोगों के लिए घुटन पैदा कर रही थी। जैसे ही हुक्यूबाई क्रूर जानवर पर हमला करने वाली थी, एक कोमल आवाज सुनाई दी। साथी दाववादियों, यहाँ का अवसर मेरे लिए नियत है। मैं आप साथी दाववादियों से आग्रह करता हूँ कि मुझे इस अवसर को छोड़ने का सम्मान दें। एक बहुत ही कोमल आवाज सुनाई दी, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे वसंत की हवा में नहाए हुए हैं और हर कोई इस आवाज से परिचित था। सभी ने ध्वनि की दिशा में देखा और फैंगचेन और हुआमेंगिंग को तैरते हुए देखा। फैंगचेन सुंदर और तेज तर्रार था, जबकि हुआमेंगिंग एक दिव्य प्राणी की तरह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था। दोनों एक आदर्श जोड़े की तरह लग रहे थे और तुरंत सभी के ध्यान का केंद्र बन गए। बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र। हर कोई चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टाइगर कबीले के पवित्र पुत्र हुक्यूबाई का आगमन मामले का अंत नहीं था, बल्कि बादल स्वर्ग का एक और पवित्र पुत्र भी आ गया था। भाग्य का क्या अविश्वसनीय स्ट्रोक! इसने वास्तव में इन दो शीर्ष प्रतिभाओं को इस पर लड़ने का कारण बना दिया है। चूंकि यह अवसर बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र के लिए नियत है, इसलिए मैं स्वेच्छा से पीछे हट जाऊंगा और उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। यूनियन का पवित्र पुत्र हमारी मानव जाति का गौरव है। हम स्वाभाविक रूप से उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे और उसे चेहरा देंगे। चूंकि यह अवसर सैमसन यूनियन के लिए नियत है, तो कृपया इसे स्वीकार करें। बुरा नहीं, बुरा नहीं। जब सभी ने फैंगचेन को आते देखा तो उन्हें पता था कि यह अवसर पूरी तरह से उनकी पहुंच से बाहर था, इसलिए उन सभी ने कुछ कहा। कुछ दिन पहले टाइगर हिल पहुंचने के बाद उनमें से किसी के मन में भी ऐसा विचार नहीं आया। आखिरकार हुक्यूबाई अभी भी फैंगचेन से कुछ हद तक कमतर है। इसके अलावा वह क्रूर जानवर बेहद शक्तिशाली है और वे इसे थोड़े समय में नहीं हरा सकते। ऐसा करने के बजाय यूतियान शेंगजी को कुछ चेहरा देना बेहतर होगा। अगर मैं सहमत नहीं हूं तो क्या होगा? हुक्यूबाई का चेहरा काला पड़ गया और उसने असंतोष के साथ कहा। वह ये भी जानता था कि यूतियान शेंगजी फैंगचेन बेहद शक्तिशाली था, लेकिन वह एक शीर्ष प्रतिभाशाली भी था और कमजोर नहीं था। इसके अलावा दोनों एक ही स्तर पर हैं, इसलिए उनके लिए फैंगचेन से डरने का कोई कारण नहीं है। साथ ही वह ये भी जानना चाहता था कि उसके और यूतियान शेंगजी के बीच कितना बड़ा अंतर था। तो चलिए अपनी ताकत तय करते हैं। फैंगचेन शांति से मुस्कुराया। साधारण किसान उसकी हैसियत के कारण उसे चेहरा दे सकते हैं, लेकिन हुक्यूबाई अलग है। आखिरकार वह टाइगर कबीले का पवित्र पुत्र है और उसकी प्रतिभा और ताकत उससे बहुत अलग नहीं है। इसके अलावा हुक्यूबाई का हर शब्द और कार्य अब टाइगर कबीले और प्राचीन शाही परिवार के चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है। वह संभवतः फैंगचेन के सामने कैसे समर्पण कर सकता था? यदि वे फैंगचेन के सामने चेहरा खो देते हैं तो यह उनके टाइगर कबीले के लिए चेहरा खो देगा। जैसा कि अपेक्षित था, टाइगर कबीले के पवित्र पुत्र ने इनकार कर दिया। बेशक आखिरकार टाइगर कबीले का पवित्र पुत्र टाइगर कबीले के चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है। हम संभवतः यह अवसर सीधे क्लाउड हेवन होली सन को कैसे दे सकते हैं? वास्तव में टाइगर कबीले के पवित्र पुत्र और बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र दोनों शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि उनमें से कोई भी टकराव में पीछे नहीं हटेगा। क्या आपने देखा है कि टाइगर कबीले का पवित्र पुत्र बहुत आत्मविश्वासी लगता है? शायद पिछली स्वर्गीय गौरव सभा के बाद से उसकी खेती में सुधार हुआ है और वह इस बार बादल स्वर्ग पवित्र पुत्र को चुनौती देना चाहता है। उसकी खेती में सुधार हुआ है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पवित्र पुत्र यूनियन स्थिर हो गया है? इसके अलावा मुझे लगता है कि पवित्र पुत्र यूनियन पिछले स्वर्गीय गौरव सभा की तुलना में और भी अधिक अथाह है। वास्तव में मुझे ये भी लगता है कि यूनियन का पवित्र पुत्र अधिक कुशल है और बाघ कबीले का पवित्र पुत्र उसका कोई मुकाबला नहीं है। भीड़ नहीं गई। अब जब देखने के लिए कुछ था तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से तमाशे का आनंद लेने के लिए अपनी दूरी बनाए रखी। हालांकि वे इस अवसर के लिए किस्मत में नहीं थे, फिर भी तमाशा देखने लायक था। बढ़िया, यह मुझे पूरी तरह से सूट करता है, हुक्यूबाई ने जोर से कहा। फैंगचेन और हुक्यूबाई को आमने सामने देखकर जैसे कि फैंगचेन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्रूर जानवर दहाड़ने लगा और उनकी ओर बढ़ गया। ये देखकर फैंगचेन ने ठंड से खर्राटे लिए और क्रूर जानवर को हथेली से मारा। हथेली पर यह प्रहार बिना किसी थोपे हुए बल के हल्का और सहज लग रहा था, लेकिन हुक्यूबाई और क्रूर जानवरों दोनों ने अचानक अपने भाव बदल लिए। अगले ही पल सभी को आश्चर्य हुआ। हथेली ने सीधे क्रूर जानवर पर प्रहार किया और जानवर फट गया। और ठीक उसी तरह इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली क्रूर जानवर को फैंगचेन ने एक ही सहज मुक्के से मार डाला था। जिसने भी ये देखा वह अविश्वास से भर गया। ये दृश्य देखकर हुक्यूबाई भी डर गया और उसकी भौहें गहरी हो गईं। उसकी हथेली की हड़ताल ने अभी अभी केवल क्रूर जानवर को खदेड़ दिया, इसने इसे चोट नहीं पहुंचाई।
हालांकि उसने उस हथेली के प्रहार में अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, फैंग चेन ने निश्चित रूप से ऐसा किया। इस क्रूर जानवर को मारने के लिए उसे शायद कई चालों की आवश्यकता होगी, वह निश्चित रूप से वह नहीं कर सकता था जो फैंग चेन ने इतनी लापरवाही से किया था। युतियान पवित्र पुत्र, यह अवसर वास्तव में आपके लिए नियत है। आइए अगली बार फिर से लड़ने के लिए उपयुक्त समय खोजें। फुकियुबाई की आवाज़ सुनाई दी और उसकी आकृति शून्य में गायब हो गई। वह जानता था कि वह फैंग चेन के लिए कोई मुकाबला नहीं है, और अगर वह फैंग चेन से लड़ता है तो यह वह होगा जो चेहरा खो देगा। यह आदमी खरगोश से भी तेज दौड़ता है। मेरे उस पर हमला करने से पहले ही वह भाग गया। क्या वह सचमुच मुझसे इतना डरता है? फैंग चेन एक पल के लिए अवाक रह गया। उसे उम्मीद थी कि हुक्यूबाई उससे 300 राउंड तक लड़ेगा, लेकिन कौन जानता था कि वह पलट जाएगा और आपस में वार करने से पहले ही भाग जाएगा। क्या आप बाघ कबीले को कोई शर्म नहीं है? आपका अभिमान कहाँ है? अगर यह इसके बजाय बर्फ थीम वाला पहिया होता तो हम निश्चित रूप से लड़ना जारी रखते। फैंग चेन ने मन ही मन सोचा। विचारों को सुनकर हुआ मेंगेंग मदद नहीं कर सकी, लेकिन मन ही मन सोचा, अगर यह जू जिंगलुन होता तो ये कभी शुरू नहीं होता। हालांकि जू जिंगलुन अहंकारी लगता है, वह एक विशिष्ट धमकाने वाला व्यक्ति है जो कमजोरों को चुनता है और मजबूत से डरता है। यदि आप दूसरे पक्ष को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं तो आप बस अपना गुस्सा निगल लेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे जिससे वे बिना एक शब्द कहे आपको चिढ़ा सकेंगे। खलनायक के हार मानने के बाद नायिका ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अध्याय 134 WTRLAB #132 संकरी सड़क पर दुश्मन मिलते हैं। अध्याय 132 संकरी सड़क पर दुश्मनों का आमना सामना। हुआ मेंगेंग ने कई बार जू जिंगलुन का उपहास और मजाक उड़ाते हुए देखा था और उसने वास्तव में अपना गुस्सा पी लिया और सबके सामने अनसुना करने का नाटक किया। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वे फीनिक्स कबीले के पवित्र पुत्र आउतियान्यू और क्लाउड हेवन के पवित्र पुत्र फॉन्ग चेन थे, और दोनों ही ऐसे लोग थे जिन्हें नाराज करना वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेंगेंग, अब तुम्हें जाना चाहिए। फॉन्ग चेन ने अपने बगल में बैठी हुआ मेंगेंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। यह विरासत स्वाभाविक रूप से हुआ मेंगेंग के लिए सुरक्षित हो गई थी। ये कहना जरूरी है कि इस गुफा नदी अमर निवास में अनगिनत अवसर मौजूद हैं, हर तरह के अवसर उपलब्ध हैं। यदि हुआ मेंगेंग को यह विरासत प्राप्त होती है तो भले ही यह न कहा जा सके कि वह तुरंत सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाएगी, लेकिन जब तक वह जीवित रहती है वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली हस्ती बन जाएगी जो इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रख सकती है। हुआ मेंगेंग ने नखरे नहीं दिखाए। वह जानती थी कि उसकी वर्तमान शक्ति बहुत कमजोर है और वह फॉन्ग चेन की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती। अगर अपनी ताकत बढ़ाने का कोई मौका मिलता है तो हुआ मेंगेंग बिना किसी झिझक के ऐसा करेगी ताकि वह भविष्य में फॉन्ग चेन की मदद कर सके। इसके अलावा यह अवसर वास्तव में उसके लिए बेहद उपयुक्त था। हुआ मेंगेंग बिना किसी झिझक के मुख्य हॉल में प्रवेश कर गई। हुक्यूबाई को डर के मारे भागते देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। टाइगर कबीले का पवित्र पुत्र डरकर भाग गया। आखिर यह क्लाउड हेवन का पवित्र पुत्र कितना शक्तिशाली है? क्या ऐसा हो सकता है कि यूनियन का पवित्र पुत्र पहले ही संत लोक में पहुंच चुका हो? असंभव, ये कैसे हो सकता है? पिछले स्वर्गीय गौरव सम्मेलन में संत युनतियान केवल वापसी शून्य क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे। केवल कुछ महीने ही बीते हैं, उनके लिए संत क्षेत्र तक पहुंचना असंभव है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन भले ही वह संत स्तर तक न पहुंचा हो, उसकी ताकत में निश्चित रूप से बहुत सुधार हुआ है, वरना वह हुक्यूबाई को डराकर भगा नहीं पाता। किसी भी सूरत में इस युनतियान पवित्र पुत्र की शक्ति हुक्यूबाई की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। भीड़ में इस विषय पर चर्चा शुरू हो गई। आखिरकार टाइगर क्लैन का यह पवित्र पुत्र रिटर्निंग वॉर्ड दायरे के 8वें स्तर का एक शक्तिशाली प्राणी था, फिर भी वह क्लाउड हेवन के पवित्र पुत्र से डरकर भाग गया। इन लोगों की नज़र में भले ही फॉन्ग चेन संत स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन शक्ति के मामले में वह संत स्तर के बेहद करीब था। अगर युनतियान शेंगजी इतना शक्तिशाली है तो क्या इसका मतलब यह है कि आउतियान्यू भी इतना ही शक्तिशाली है? अगर ऐसा है तो आउतियान्यू वाकई प्राचीन राजपरिवार का सबसे प्रतिभाशाली सदस्य है। तथाकथित ड्रैगन कुल के पवित्र पुत्र आओ किंगलोंग की बात करें तो वह शायद आउतियान्यू की बराबरी नहीं कर पाएगा। ऐसा लगता है कि इस युग में कई असाधारण प्रतिभाएं हैं, उनके साथ एक ही युग में पैदा होना वाकई निराशाजनक है। फॉन्ग चेन की ताकत ने हुक्यूबाई को भयभीत कर दिया, जिससे लोगों को स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय गौरव सभा में आउतियान्यू और फॉन्ग चेन के बीच हुए महान युद्ध की याद आ गई, जहां दोनों बराबर के थे और कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो सका। अगर फॉन्ग चेन इतना शक्तिशाली है तो आउतियान्यू भी उतना ही शक्तिशाली होगा। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो चुका था। डर के मारे भाग गई टाइगर हिलबाई बेहद पीली पड़ गई थी और उसके चेहरे पर गहरी भौहें चढ़ी हुई थीं। बादलों के स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? फॉन्ग चेन के अभी अभी किए गए सहज प्रतीत होने वाले हथेली के प्रहार में एक ऐसी शक्ति थी जो पूरी तरह से संत स्तर तक पहुंच चुकी थी, कुछ ऐसा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगर वह शान फॉन्ग चेन को निशाना बनाता है तो वह निस्संदेह हार जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह लंबे समय से यह मानता आ रहा था कि वह फॉन्ग चेन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसने उनके बीच इतना बड़ा अंतर होने की उम्मीद नहीं की थी। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि आउतियान्यू युनतियान शेंगजी को हरा सके। हुक्यूबाई को निराशा की लहर महसूस हुई। ठीक इसी क्षण एक द्वीप पर लिन लोवेई पहुंची। द्वीप पर स्थित महल को देखकर लिन लोवेई को खुशी का एक जबरदस्त एहसास हुआ। जैसे ही वह अंदर कदम रखने वाली थी, उसके पीछे से एक लहर उठी और लिन लोवेई के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह जाने ही वाली थी कि तभी एक भयानक भूकंपीय लहर उठी, जिससे पूरा द्वीप हिल गया। फेरी लिन, बहुत समय हो गया है। तभी आकाश से शियाओ युनटिंग की आवाज आई। उसकी निगाहें लिन लोवेई पर टिकी हुई थीं और वह आक्रोश से भरी हुई थी। वह लिन लोवेई द्वारा उसे दी गई बेइज्जती और तियानकिंग संप्रदाय में उसके द्वारा दिखाई गई हत्या की मंशा को नहीं भूला था। कुछ घटनाओं का अनुभव करने के बाद जियाओ युनटिंग अब लिन लोवेई को स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसके बजाय वह उसे अपमानित करना चाहता था, इस अभिमानी महिला को अपने पैरों तले रौंदना चाहता था और फिर उससे छुटकारा पाना चाहता था। जियो युनटिंग, आपकी वर्तमान साधना का स्तर। जब लिन लोवेई ने पहली बार शियाओ युनटिंग को देखा तो वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसे ज्यादा भावनात्मक अनुभूति नहीं हुई। हालांकि शियाओ युनटिंग के साधना स्तर को भांपने के बाद लिन लोवेई सदमे से भर गई। ज्ञानोदय क्षेत्र का छठा स्तर।
इस उम्र में इस स्तर की साधना उसे क्लाउड हेवन होली लैंड में भी शीर्ष श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति बना देगी। वह वर्तमान में सम्राट स्तर के केवल 8वें स्तर पर है और ज्ञानोदय स्तर से अभी भी काफी दूर है। ब्लड डायमंड एंसेस्टर की खोज के दौरान लिन लोवेई को कई महत्वपूर्ण अवसर भी प्राप्त हुए, जिससे उनकी साधना में तेजी से प्रगति हुई। भले ही वो अवसर जो मूल रूप से उसका था अब उसके हाथ से निकल चुका था, फिर भी वो मूल रचना की नायिका थी, इसलिए उसका भाग्य स्वाभाविक रूप से अच्छा था। भले ही ये अवसर दूसरों ने छीन लिया हो, लेकिन उसके लिए निश्चित रूप से और भी अवसर मौजूद होंगे। इस अवसर के बदौलत लिन लोवेई के साधना स्तर में जबरदस्त सुधार हुआ। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि शियाओ युनटिंग का साधना स्तर उसकी तुलना में कहीं अधिक भयावह गति से बढ़ेगा। पहले शियाओ युनटिंग उससे कमजोर हुआ करता था, लेकिन अब उसकी साधना शक्ति उससे कहीं अधिक हो गई है, जिस पर लिन लोवेई को विश्वास करना मुश्किल लगता है। लगता है आपने मेरी साधना के स्तर को पहले ही भांप लिया है। लिन लोवेई के पूरी तरह से हैरान चेहरे को देखकर शियाओ युनटिंग को बहुत संतुष्टि महसूस हुई और उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने अतीत में वो सब न किया होता तो तुम इतनी जल्दी बड़ी नहीं होती। मुझे तुम्हारे द्वारा दिए गए सभी अपमान और मुझे जान से मारने के तुम्हारे दृढ़ संकल्प की याद है। उस पल से मैं फिर कभी तुम्हारी चापलूसी नहीं करूंगा और मैं हर पल तुम्हें मार डालना चाहूंगा, तुम्हें अपने पैरों तले रौंद देना चाहूंगा और इस घमंडी औरत को शर्मिंदगी का एहसास कराना चाहूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगा। मैं धीरे धीरे तुम्हें अपमानित करूंगा और अंततः तुम्हें शर्म से मरने पर मजबूर कर दूंगा। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसका 1000 गुना बदला चुकाऊंगा। शियाओ युनटिंग को मानो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक रास्ता मिल गया था और लंबे समय से उसके दिल में दबा हुआ सारा गुस्सा और अपमान फूट पड़ा। असल में ये सब कुछ फॉन्चेन का था, लेकिन आज लिन लोवेई को देखकर और जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके शियाओ युनटिंग खुद को भड़कने से नहीं रोक सकी। अगले ही पल एक जबरदस्त दबाव ने लिन लोवेई को घेर लिया। लिन लोवेई को तुरंत ही दमन का एक जबरदस्त एहसास हुआ। उसने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में बोली, ये सब तुम्हारी ही गलती है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि यह सब तुम्हारी करतूत है? हम अभी अभी मिले हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? क्या आपको सचमुच पता था? शियाओ युनटिंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लिन लोवेई ने हीरो बनकर सुंदरी को बचाने की उसकी पिछली योजना को भांप लिया होगा। हे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे तरीके इतने चालाक हैं? मैं इस छोटी सी चाल को कैसे नहीं समझ पाया? अगर तुम पहले मेरे लिए कुछ भी काम के न होते तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार चुका होता। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मुझे तुम्हारे प्रति इतना दयालु नहीं होना चाहिए था। लिन लोवेई ने ठंडे स्वर में कहा, अरे अगर तुम्हें पता भी है तो क्या कर सकते हो? भले ही तुम्हें अब पछतावा हो, तुम कुछ भी नहीं बदल सकते। अब तुम मेरी नज़रों में एक चींटी की तरह हो, मेरे मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद जियाओ युनटिंग ने तुरंत हरकत की। उसका विशाल हाथ लिन लोवेई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। फक फक करना। लिन लोवेई ने ठंडी सांस ली, अपनी लंबी तलवार निकाली और शियाओ युनटिंग पर वार किया। 133 पता चला कि मेरे बड़े भाई ने मुझे फिर से बचा लिया। अध्याय 133 पता चला कि मेरे बड़े भाई ने मुझे फिर से बचा लिया। तलवार ने शियाओ युनटिंग की हथेली पर प्रहार किया। हैरानी की बात यह है कि तलवार के इस वार से शियाओ युनटिंग को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। शियाओ युनटिंग की स्वर्ग सहायक दानव कला की साधना, जो उसे दूसरों के सार को भस्म करने की क्षमता देती है, पहले ही एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच चुकी है। उसका भौतिक शरीर भी अविनाशी स्तर तक पहुंच चुका था। जादुई कलाकृतियां भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। लिन लोवेई की तलवार की ऊर्जा तो दूर की बात है। ये देखकर कि उसकी तलवारबाजी की तकनीकें शियाओ युनटिंग के खिलाफ अप्रभावी थीं, लिन लोवेई ने गहरी भौहें चढ़ाईं और जल्दी से अपनी जगह से हट गई। लिन लोवेई की चालें उत्कृष्ट थीं। वह तितली की तरह हवा में नाचती हुई शियाओ युनटिंग के हमलों से बच रही थी। बूम! एक विशालकाय हाथ ने जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसने पूरे द्वीप को हिला दिया। तुम कहाँ भागने वाले हो? शियाओ युनटिंग गुस्से से अंधा हो गया था। ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। अपने दुश्मन को ठीक अपने सामने पाकर वह बस इतना ही चाहता था कि लिन लोवेई को पकड़कर उसे बेरहमी से प्रताड़ित करे, उसे अपने लिए किए गए हर काम पर पछतावा कराए और उसे जमीन पर घुटने टेक कर दया की भीख मांगने के लिए मजबूर करे। हमें इस अहंकारी महिला को अपने पैरों तले कुचल देना चाहिए। अचानक एक तलवार की रोशनी चमकी, जो शक्तिशाली और भयंकर थी, मानो आकाश और पृथ्वी को भेदते हुए सीधे शियाओ युनटिंग पर हमला कर रही हो। वहां कौन जाएगा? पीछे से आती तलवार के इरादे को भांपते हुए शियाओ युनटिंग के चेहरे के भाव में अचानक बदलाव आया और वह जल्दी से बच निकला। अगले ही पल हवा में कंपन हुआ और किन तियानमिंग किनलिंगलों के साथ प्रकट हुए। किन तियानमिंग को यहाँ देखकर जियाओ युनटिंग अत्यंत प्रसन्न हुई। उसका मूल उद्देश्य किन तियानमिंग को ढूंढना था, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाया था। अप्रत्याशित रूप से लिन लोवेई से मिलते ही किन तियानमिंग स्वयं पहल करके उसके पास आ गया। शियाओ युनटिंग बेहद खुश था, मानो स्वर्ग उसकी शिकायतों का बदला लेने में उसकी मदद कर रहा हो और उसे तेजी से ऊपर उठने में सक्षम बना रहा हो। क्या ये शियाओ युनटिंग है? ये व्यक्ति बहुत अजीब है। मुझे उसमें दिलचस्पी क्यों होगी? किनलिंगलों ने थोड़ी दूर खड़ी शियाओ युनटिंग पर एक नजर डाली। उसकी बाहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। शियाओ युनटिंग वास्तव में बदसूरत नहीं था, बल्कि वह काफी सुंदर था। बात सिर्फ इतनी थी कि लंबे समय तक दमन और स्वर्गीय दानव कला के अभ्यास ने उसे कुछ हद तक भयावह बना दिया था। इससे स्वाभाविक रूप से एक बुरा पहला प्रभाव पड़ता है, खासकर इसलिए क्योंकि किनलिंगलों पहले से ही फॉन्चेन की सच्ची भावनाओं को जानती थी, जिससे शियाओ युनटिंग के बारे में उसकी पहले से ही नकारात्मक धारणा बन गई थी। शियाओ युनटिंग की खराब रंगत ने अब उसे और भी ज्यादा घृणा महसूस करवाई। किनलिंगलों को शियाओ युनटिंग के बारे में इसलिए पता था क्योंकि उसने उसके बारे में पूछताछ की थी। फैंगचेन की तुलना में वे बिल्कुल अलग हैं, जैसे आकाश और पृथ्वी। किनलिंगलों ने अपने मन में विकल्पों की तुलना की और एक निष्कर्ष पर पहुंची। हालांकि वह फॉन्चेन को कुछ हद तक नापसंद करती थी, लेकिन जियाओ युनटिंग हर तरह से फॉन्चेन से कहीं कमतर थी। उनकी शक्ल, सूरत और व्यवहार दोनों में बहुत अंतर है। क्या आप क्लाउड हेवन होली लैंड से लिन लोवेई हैं? किन तियानमिंग ने लिन लोवेई की ओर देखकर पूछा। जी हाँ, मैं लिन लोवेई हूँ। युवराज किन, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लिन लोवेई अभी भी सदमे में थी।
अगर किन तियानमिंग समय पर नहीं आता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाती। उसे बस यही महसूस हो रहा था कि वह यहीं मर सकती है। अगर आप वाकई किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो मेरी बहन को धन्यवाद दें। हम संयोगवश यहाँ से गुजर रहे थे। मेरी बहन ने आपको बादलों के स्वर्ग के पवित्र पुत्र की छोटी बहन के रूप में पहचान लिया, इसलिए वह मदद करने आई। किन तियानमिंग ने बात की। उनका व्यक्तित्व कुछ हद तक विलक्षण था और उन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अलावा उन्होंने अन्य लोगों का ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। उनके अनुसार भविष्य में केवल असाधारण प्रतिभा वाले लोग ही उनके प्रतिद्वंद्वी बन सकते हैं। बाकी लोग उसकी नज़रों के दायरे से बाहर थे और लिन लोवेई जाहिर तौर पर उसकी गिनती में नहीं आती थी। परी लिन, मैं किन लिंगलोंग हूँ। किन लिंगलोंग ने लिन लोवेई की ओर देखा और अपना हाथ हिलाया। नमस्ते। लिन लोवेई के बोलते समय उनके चेहरे पर कुछ तनाव का भाव था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अंततः उसे जीवित रहने के लिए अपने बड़े भाई पर निर्भर रहना पड़ेगा। लिन लोवेई को बेहद कड़वाहट और पछतावा महसूस हुआ। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी वर्तमान स्थिति पूरी तरह से उसके बड़े भाई फॉन्चेन की वजह से ही थी। अगर उनके बड़े भाई न होते तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई होती। अपने बड़े भाई के बिना वह बादलों के स्वर्ग के पवित्र भगवान बाई लुयांग का शिष्य नहीं बन पाता। अगर उसका बड़ा भाई न होता तो वह पहले ही शियाओ यूनटिंग के हाथों में पड़ चुकी होती और मौत से भी बदतर अंजाम भुगत चुकी होती। तुम भी क्लाउड हेवन होली लैंड के शिष्य हो, तुमने फेरी लिन पर हमला क्यों किया? किन लिंगलोंग ने शियाओ यूनटिंग की ओर देखा और हैरानी भरे भाव से पूछा। किन तियानमिंग कुछ हद तक हैरान था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दोनों के बीच इस तरह का रिश्ता है। उसने मान लिया था कि दूसरा पक्ष किसी शक्तिशाली संगठन से है, लेकिन बाद में पता चला कि वे भी क्लाउड हेवन होली लैंड के अनुयायी थे। वह तो पहले की बात है। मैं अब क्लाउड हेवन होली लैंड का शिष्य नहीं हूँ, शाओ यूनटिंग ने ठंडी आवाज में कहा। अब जबकि किसी ने उसे लिन लोवेई को नुकसान पहुंचाते हुए देख लिया है, उसके लिए क्लाउड हेवन होली लैंड में रहना असंभव है। अगर वह वापस जाता है तो संभवतः पवित्र भूमि द्वारा उसकी साधना को समाप्त कर दिया जाएगा, उसे पवित्र भूमि से निष्कासित कर दिया जाएगा या यहाँ तक कि उसे सीधे मार भी दिया जाएगा। इन सब बातों पर विचार करते हुए जियाओ यूनटिंग ने क्लाउड हेवन होली लैंड के रूप में अपनी पहचान त्यागने का फैसला किया। इसके अलावा अब उसे उस पहचान की जरूरत भी नहीं है। किन तियानमिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था। जियाओ यूनटिंग ने लालच से भरी आंखों से किन तियानमिंग को टकटकी लगाकर देखा। अचानक एक आकृति प्रकट हुई। मोवुशांग शियाओ यूनटिंग के बगल में दिखाई दिया। क्या वह किन तियानमिंग है जो मानव जाति के 3 महान प्रतिभावान व्यक्तियों में से एक है? ये तो काफी साधारण दिखता है। मोवुशांग ने अपने सामने बैठे किन तियानमिंग को अपनी आंखों में तिरस्कार के भाव से देखा। स्पष्टतः उन्होंने किन तियानमिंग को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे विचार आना बिल्कुल स्वाभाविक है। स्वर्गीय दानव हमेशा से ही बहुत आत्ममुग्ध रहा है और स्वयं को स्वर्गीय गहन क्षेत्र के मनुष्यों और दानवों से श्रेष्ठ मानता है। इन सब की जड़ यह है कि तियानिक्सुआन क्षेत्र पर कभी स्वर्गीय राक्षसों का शासन था और तियानिक्सुआन क्षेत्र की सभी जातियां गुलाम थीं। यहाँ तक कि शाश्वत सम्राट द्वारा स्वर्गीय राक्षसों का सफाया करने, उनमें से अधिकांश को मार डालने और अंततः उन्हें स्वर्गीय राक्षस लोक में कैद करने के बाद भी इससे स्वर्गीय राक्षसों का मन नहीं बदला। और आप कौन है? किन तियानमिंग ने दूसरे पक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया और थोड़ी भौहें चढ़ाकर मोवुशांग की ओर देखा। उनकी वर्तमान मानसिक स्थिति अत्यंत स्थिर है। जब तक किन लिंगलों को कोई अप्रिय घटना नहीं घटती तब तक उनमें किसी प्रकार का भावनात्मक उतार चढ़ाव आना असंभव है। हालांकि किन तियानमिंग की मुलाकात मोवुशांग से होने के बाद उन्होंने पाया कि मोवुशांग की आभा उन मनुष्यों और राक्षसों से अलग थी जिनसे उनका सामना हुआ था। ये वातावरण बेहद विचित्र था और इसमें उदासी की झलक भी थी। उन्हें जल्द ही कुछ एहसास हुआ और उनका चेहरा गंभीर हो गया। एक शक्तिशाली आभा फैल गई और एक ठंडी आवाज ने कहा, तुम वास्तव में एक स्वर्गीय दानव हो। महान झोउ राजवंश में किन के युवराज के रूप में किन तियानमिंग ने कम उम्र से ही स्वर्गीय दानव के बारे में सीखा था। क्योंकि स्वर्गीय दानव मनुष्यों और दानवों से भिन्न होते हैं और क्योंकि वे अत्यंत शक्तिशाली प्राणी होते हैं, इसलिए इन शीर्ष स्तरीय बलों के प्रमुख व्यक्तियों का उनसे सामना अपरिहार्य रूप से देर सवेर होगा। स्वर्गीय दानव से अपरिचित लोगों को इससे सामना होने पर नुकसान उठाने या नष्ट होने से बचाने के लिए इन शक्तिशाली शक्तियों ने उन्हें कम उम्र से ही स्वर्गीय दानव के बारे में शिक्षा दी है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम स्वर्ग के दानव के साथ मिली भगत करोगे। लिन लोवेई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने शियाओ यूनटिंग की ओर देखकर उसे डांट लगाई। दिव्य गहन क्षेत्र में दिव्य राक्षसों के साथ मिली भगत करना सबसे असहनीय बात है, चाहे किसी की भी स्थिति कुछ भी हो, जब तक कि किसी के पास दिव्य गहन क्षेत्र में व्याप्त होने की क्षमता न हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तियानिक्सुआन क्षेत्र की प्रमुख सेनाओं द्वारा उनका संयुक्त रूप से शिकार किया जाना तय है। 134 शक्तिशाली राक्षस मोवुशांग। अध्याय 134 शक्तिशाली दानव राजकुमार मोवुशांग। मैं अब क्लाउड हेवन होली लैंड का शिष्य नहीं हूँ, इसलिए आपको इस तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं स्वर्ग के राक्षसों के साथ मिली भगत भी कर लूँ तो क्या हुआ? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? इसके अलावा मैं आपको आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में एक विनम्र याद दिलाना चाहता हूँ। यह बादलों का स्वर्ग पवित्र भूमि नहीं है। मेरे सामने दिखावा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ कोई भी आपको बचा नहीं सकता। शाओ यूनटिंग शांत रही और ठंडी आवाज में बोली। किन तियानमिंग को जब उसकी असली पहचान का पता चला तो उसने यूनटियन पवित्र भूमि से पूरी तरह संबंध तोड़ लिया। इसके अलावा उसे अब पवित्र पुत्र के पद की परवाह नहीं थी, बल्कि उसने भविष्य में संपूर्ण क्लाउड हेवन होली लैंड को नष्ट करने की योजना बनाई थी। सिर्फ इसलिए कि वह अभी ऐसा नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में ऐसा नहीं कर पाएगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम स्वर्ग के राक्षसों के साथ मिलकर हमारी मानव जाति के गद्दार बन जाओगे। आज मानवता की खातिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम नीच हो। किन तियानमिंग ने ठंडे स्वर में कहा। यह कहने के बाद उसने तुरंत शियाओ यूनटिंग पर हमला कर दिया। किन तियानमिंग ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसके अपार दबाव ने शियाओ यूनटिंग को जकड़ लिया। इस दबाव को महसूस करते ही शियाओ यूनटिंग का शरीर कांप उठा। स्पष्ट रूप से वह इसे सहन करने में असमर्थ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अकड़ दिखाने की? मोवुशांग बेहद क्रोधित था। किन तियानमिंग ने उसकी पूरी तरह से अनदेखी की, जिससे वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गया।
स्वर्गिक दानव लोक के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोग भी उसे इतना कम आंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। मानव जाति के एक मामूली प्रतिभाशाली व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। मोबुशान का शरीर काले कोहरे से घिरा हुआ था, जिससे वह भयावह और डरावना प्रतीत हो रहा था। इस काले कोहरे के नीचे आसपास की हर चीज नष्ट हो गई थी और यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी विकृत हो गया था। अचानक ही उन पर दमन का एक घुटन भरा एहसास छा गया, जिससे वहां मौजूद हर कोई भयभीत हो गया। यहाँ तक कि शियाओ यूनटिंग की भी यही स्थिति थी। मोबुशान की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिता शियाओ चोंगलो ने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। इस मोबुशान का रुतबा तो ऊंचा है, लेकिन उसकी ताकत मामूली नहीं है। यह अविश्वसनीय शक्ति है, ये पूरे डोंगहे अमर महल में शीर्ष 5 में शुमार होगी। अगले ही क्षण काली धुंध ने हवा में एक काली हथेली का रूप ले लिया, जिसने सीधे किन तियानमेन को दबा दिया। ये देखकर किन तियानमेन के चेहरे के भाव बदल गए और उसने गहरी भौहें चढ़ा लीं। अचानक एक दिव्य तलवार प्रकट हुई, जिसकी शक्तिशाली तलवार ऊर्जा चारों ओर फैल गई। वास्तव में यह एक समस्तरीय दिव्य हथियार था। तलवार 9 आकाशों में दहाड़ रही है। तलवार की रोशनी की एक चमक दिखाई दी, जिसमें शक्तिशाली तलवार की शक्ति समाहित थी। अजय और अटूट आकाश में फैली काली धुंध से बनी विशाल भुजा इस तलवार से 2 भागों में कट गई और तलवार की गति कम नहीं हुई, क्योंकि यह सीधे मोबुशान की ओर बढ़ी। उसमें कुछ क्षमता है। मोबुशान ने उपहास किया और काली ऊर्जा से घिरा एक विशाल हाथ तलवार की रोशनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। किन तियानमेन की आक्रमण विधि असाधारण थी और यह संत स्तर के दिव्य हथियार से किया गया तलवार का प्रहार था, जिसमें इतनी शक्तिशाली तलवार शक्ति थी कि वह सब कुछ काट सकती थी। यहाँ तक कि संत स्तर के प्रारंभिक चरण के विशेषज्ञ को भी इससे निपटने में सावधानी बरतनी पड़ती। लेकिन मोबुशान को खाली हाथ ही गेंद मिली। क्या यह अत्यधिक आत्मविश्वास था या अहंकार? यहाँ तक कि उसके बगल में खड़ी शियाओ यूनटिंग भी संदेह से भरी हुई थी। मोबुशान आखिर करना क्या चाहता है? अन्य किसी क्षमता का उपयोग करने के बजाय उसने तलवार के इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली वार को अपने नंगे हाथों से ही रोक लिया। ये बिल्कुल भी समझदारी भरा विकल्प नहीं है, ये तो लगभग आत्महत्या के बराबर है। किन तियानमेन ने ठंडी सांस ली। उसे अपने द्वारा किए गए तलवार के वार पर पूरा भरोसा था। अगर कोई संत स्तर का शुरुआती विशेषज्ञ भी सावधान नहीं रहता तो वह घायल हो जाता। यह आदमी तो बहुत ही घमंडी है। भाई, इसे सबक सिखाओ, किन लिंगलोंग ने असंतुष्ट भाव से कहा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। आश्चर्यजनक रूप से मोबुशान की हथेली से एक गहरा प्रकाश निकला और उसकी पूरी बांह एक ठोस काले धुंध से ढकी हुई थी, जिससे वह वास्तव में किन तियानमेन के तलवार के वार को झेलने में सक्षम हो गया। ये देखकर सबके चेहरे अविश्वास से भर गए। मोबुशान ने सचमुच एक हाथ से तलवार पकड़ ली थी। मानव जाति के 3 महान प्रतिभावान व्यक्तियों में से एक भी इससे अधिक कुछ नहीं है। मोबुशान ने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ कहा, ऐसा लगता है कि मानव जाति का विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं है। वह मेरी रक्षा पंक्ति को भी भेद नहीं सकता। ये स्वर्गीय राक्षसों की एक विशेषता भी है, उनके भौतिक शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं और साधारण लोग उनका सामना नहीं कर सकते। अब मेरी बारी है, मोबुशान ने व्यंग्य किया और फिर वह वहां से गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही किन तियानमेन के पीछे था। तभी एक विशाल मुक्का प्रकट हुआ और सीधे किन तियानमेन की पीठ पर जा लगा। ऐसा लगा मानो इस मुक्के ने शून्य को भेद दिया हो और उससे ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जैसे हवा फट रही हो। किन तियानमेन को जब तक समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक बचने का बहुत देर हो चुकी थी। उसने मोबुशान की इतनी फुर्ती की उम्मीद नहीं की थी, जो पलक झपकते ही उसके पीछे प्रकट हो गया। किन तियानमेन मुड़ा और उसके पास मुक्के का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों मुट्ठियां टकराईं, लेकिन किन तियान को तेजी से पीछे हटना पड़ा। उसकी मुट्ठी खून से लथपथ थी, जिससे पता चलता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था, लेकिन उसी क्षण मोबुशान की मुट्ठी ने अपनी गति जारी रखी और किन तियानमेन की छाती पर प्रहार किया। पहाड़ जैसी विशाल मुट्ठी सीधे किन तियानमेन पर जा टकराए। पलक झपकते ही चारों ओर धूल और धुआं उठने लगा। कितनी जबरदस्त ताकत! शाओ यूनटिंग की आंखों में एक चमक सी कौंधी। मोबुशान की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओ चोंगलो ने यह कहने की हिम्मत की कि मोबुशान किन तियानमेन को मारने और उसकी आत्मा को प्राप्त करने में उसकी मदद कर सकता है। किन तियानमेन के मूल के बारे में सोचते हुए शियाओ यूनटिंग की आंखों में लालच की चमक आ गई। यदि वह किन तियानमेन के मूल को प्राप्त कर ले और फिर उसे निगलकर और आत्मसात करके अपना बना ले, तो वह भी किन तियानमेन की तरह एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी बन जाएगा या किन तियानमेन से भी अधिक राक्षसी बन जाएगा। तभी जियाओ यूनटिंग को कुछ याद आया और उसने पास खड़ी लिन लोवेई की ओर देखकर व्यंग्य किया, मेरी प्यारी बड़ी बहन, अब जब तुम्हें बचाने कोई नहीं आ रहा है तो देखते हैं तुम इस विकट परिस्थिति से कैसे निकलती हो। जब शियाओ यूनटिंग बोल रहा था तभी उसने लिन लोवेई पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। ये देखकर लिन लोवेई के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने अपने हाथ में मौजूद जेड के लटकन को कुचलने की तैयारी की, जो उसके गुरु बाई लुयांग ने उसे क्लाउड हेवन होली लैंड छोड़ते समय दिया था। यदि आपको कोई खतरा महसूस हो तो आप जेड पेंडेंट को तोड़कर तुरंत अपने बड़े भाई फोंगचेन को सूचित कर सकते हैं। लिन लोवेई अपने बड़े भाई फोंगचेन को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह इसका इस्तेमाल तभी करती थी जब ये बिल्कुल जरूरी होता था। हालांकि अब उसके और शियाओ यूनटिंग के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो गया है और अगर वह इस जेड पेंडेंट का इस्तेमाल नहीं करती है तो वह निश्चित रूप से यहीं मर जाएगी। उसे अभी तक अपना बदला नहीं मिला है और लिन लोवेई मरना नहीं चाहती। मानव जाति के गद्दारों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम इंसानों को यहाँ धमकाने की। लेकिन उसी क्षण एक बेहद ठंडी आवाज सुनाई दी। जो व्यक्ति वहां पहुंचा वह कोई और नहीं बल्कि नौयान के पवित्र पुत्र जू जियोयांग थे। किसी को पता चले बिना जू जियोयांग शियाओ यूनटिंग के सामने प्रकट हुआ और फिर उस पर एक मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ उसने सीधे शियाओ यूनटिंग को मुक्का मारा। शियाओ यूनटिंग को तेज दर्द महसूस हुआ और फिर वह बेहद अस्त व्यस्त हालत में जमीन पर गिर पड़ी। वहां कौन जाएगा? जियाओ यूनटिंग संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी आंखें खून से लाल थीं। मुझे याद है, ये तुम्हारे दादाजी हैं, जू जियोयांग। अगली बार अपने दादाजी का नाम लेना याद रखना ताकि तुम्हारी इतनी पिटाई न हो।
जू जियूंग कदम दर कदम शियाओ युनटिंग की ओर बढ़ा। उसके पूरे शरीर से शक्ति का ऐसा आभास निकल रहा था जो शियाओ युनटिंग पर दबाव डाल रहा था। नौसूर्य संत पुत्र, विज्ञापन अवरोधक का पता चला। हमारी वेबसाइट को सपोर्ट करने और मुफ्त कंटेंट का आनंद लेते रहने के लिए कृपया अपना एड ब्लॉकर बंद कर दें। विज्ञापन अवरोधक का पता चला। हमारी वेबसाइट को सपोर्ट करने और मुफ्त कंटेंट का आनंद लेते रहने के लिए कृपया अपना एड ब्लॉकर बंद कर दें। क्या ये विज्ञापन आपत्तिजनक है? इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। 135 दूर से हथेली से राक्षस को मार डालो। अध्याय 135 दूर से किए गए एक प्रहार से दिव्य दानव का दमन। नौसूर्य संत पुत्र, शियाओ युनटिंग ने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण क्षण आता है, कोई न कोई लिन लोवेई की मदद के लिए आगे आता है, जबकि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। भगवान उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। शियाओ युनटिंग बेहद निराश और आक्रोशित महसूस कर रही थी। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि वह लिन लोवेई को आसानी से जीत लेगा, लेकिन हर बार जब वह सफल होने ही वाला होता तो कोई न कोई अचानक उसकी मदद के लिए आ जाता। चाहे वह किन तियानमिंग हो या नाइन यांग सेंट, दोनों ने ही महत्वपूर्ण क्षणों में लिन लोवेई की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। शियाओ युनटिंग, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि युनतियान शेंगजी फॉन्चेन की जगह तुम्हारे दादाजी आए, वरना तुम्हें सिर्फ मार ही नहीं पड़ती, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। नाइन सन सेन सन ने उपहास किया। ये कहने के बाद उसने शियाओ युनटिंग की ओर देखना बंद कर दिया और इसके बजाय थोड़ी दूर खड़े किन तियानमिंग की ओर देखते हुए पूछा, क्या आप सच में ऐसा करने में सक्षम हैं? बेशक मैं कर सकता हूँ। मोवुशांग के भयंकर हमलों का सामना करते हुए किन तियानमिंग केवल निष्क्रिय रूप से मार सह सकता था और अब पूरी तरह से नुकसान में था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि नाइन यांग सेन भी बेहद हैरान रह गए। स्वर्गीय दानव लोक में मौजूद स्वर्गीय दानव इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने वास्तव में किन तियानमिंग को पराजित कर दिया। ये स्वर्गीय दानव कम से कम फॉन्चेन और आओतियान्यू की तरह ही एक राक्षसी अस्तित्व है। आजकल अधिकांश लोगों की नज़र में त्यानिक्सुआन क्षेत्र के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति फॉन्चेन और आओतियान्यू हैं। उसके बाद किन तियानमिंग और हुक्यूबाई आते हैं, जो फॉन्चेन और आओतियान्यू के बाद दूसरे स्थान पर हैं। किन तियानमिंग फॉन्चेन और उसके समूह का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन बाकी लोगों से निपटना फिर भी काफ़ी आसान था। सामान्य तौर पर कहें तो अगर फॉन्चेन और आओतियान्यू सामने नहीं आते हैं तो किन तियानमिंग को सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है और बहुत कम लोग उनका मुकाबला कर सकते हैं। अब अचानक एक राक्षसी बच्चा प्रकट होता है और किन तियानमिंग को वश में कर लेता है। भला यह नौयांग संत को चौंकाए बिना कैसे रह सकता है? अब भागने की कोशिश कर रहे हो? जब उसने देखा कि शियाओ युनटिंग जाने ही वाला है तो नाइन यांग सेन सन ने उपहास किया, अगर हम उस दानव राजकुमार से नहीं निपट सकते तो कम से कम शियाओ युनटिंग से तो निपट सकते हैं। विरोधी अभी केवल ज्ञानोदय के स्तर पर है तो क्या उन्हें कुचलना आसान नहीं होगा? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, नाइन यांग सेन ने सीधे शियाओ युनटिंग पर एक मुक्का मार दिया। वह मुक्का सीधे शियाओ युनटिंग पर लगा, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकल आया और वह हवा में उछलकर गिर पड़ा। भले ही शियाओ युनटिंग अभी एक विलक्षण प्रतिभा का धनी हो, फिर भी वह नाइन यांग सेन जैसी प्रतिभा का मुकाबला करने में असमर्थ होगा। आखिरकार उनकी साधना के स्तर में अंतर था और नाइन यांग सेन सन की प्रतिभा भी कम नहीं थी। भला शियाओ युनटिंग भला उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? यदि जियाओ युनटिंग नौयांग संत को हरा सकता है तो इसका मतलब है कि जियाओ युनटिंग पहले से ही आओतियान्यू के समान स्तर का प्रतिभाशाली है, लेकिन उन दोनों के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। भले ही अब शियाओ युनटिंग को ही चुना गया हो, लेकिन वह इस खाई को नहीं पाट सकता। यदि वे समान स्तर पर होते तो रिटर्निंग वॉर्ड दायरे के पहले स्तर पर भी किसी के पास मुकाबला करने का मौका होता, लेकिन ज्ञानोदय दायरे ने जियाओ युनटिंग को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। कितना घटिया सामान है। ये देखकर कि शियाओ युनटिंग नौयांग संत पुत्र के मुंह से गंभीर रूप से घायल हो गया था, मोवुशांग ने ज्यादा परवाह नहीं की। उसने शियाओ युनटिंग को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसने किन तियानमिंग पर हमला इसलिए किया क्योंकि तियानई दानवलोक और तियानो संप्रदाय के बीच एक समझौता हुआ था। इसके अलावा वह वास्तव में त्यानिक्सुआन क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को मारना चाहता था, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। अन्यथा मोवुशांग ने शियाओ युनटिंग की ओर दोबारा देखा तक नहीं होता। उसकी नज़र में शियाओ युनटिंग एक निकम्मा था, बल्कि निकम्मे से भी बदतर था। क्या हम मिलकर हमला करें? नाइन यांग सेन सन का चेहरा गंभीर था और उसने अपनी पूरी आभा प्रकट की। किन तियानमिंग ने इनकार नहीं किया। हालांकि वह घमंडी और अभिमानी था, लेकिन वह जानता था कि वह अकेले अपने सामने मौजूद दिव्य दानव का सामना नहीं कर सकता। एक और व्यक्ति से क्या फर्क पड़ता है? आप कुछ भी नहीं बदल सकते। एक व्यक्ति को मारना भी हत्या है और दो लोगों को मारना भी हत्या है। यहाँ तक कि नौयांग संत पुत्रों के युद्ध में शामिल होने और दुश्मन के पास संख्यात्मक लाभ होने के बावजूद मोवुशांग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह अपनी ऊंची जगह से उन दोनों को नीचे देख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ मिटा सकता है। यह आदमी सचमुच बहुत घमंडी है। मैंने इतने घमंडी इंसान को बहुत समय से नहीं देखा, लेकिन प्रतिद्वंदी जितना अधिक अहंकारी होता है, मैं उतना ही अधिक उत्साहित हो जाता हूँ। नाइन सन सेन सन जोर से हंसा। इसके बाद उसने मोवुशांग पर एक मुक्का मारा, लेकिन मोवुशांग ने अवहेलना करते हुए नाइन यांग सेन सन के हमले को नहीं रोका। टकराना। शियाओ युनटिंग द्वारा अभी अभी मारा गया वह मुक्का, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, मोवुशांग पर लगा, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह आदमी बहुत ही ताकतवर है। नौयांग संत ने थोड़ा सा भौहें से कुड़ी, मानो उनका मुक्का किसी अभेद्य दीवार से टकराया हो। उसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए सावधान रहें। किन तियानमिंग ने उसे याद दिलाया। तुरंत ही तलवार की एक तेज किरण मोवुशांग की ओर बढ़ी। पहले की तरह ही मोवुशांग ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे तलवार की किरण का सामना किया। क्या आप जैसे तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों की बस इतनी ही क्षमता है? अपने शक्तिशाली हमलों को जारी रखें, लेकिन कृपया मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचाएं, मोवुशांग ने घमंड से कहा। फिर उसने नाइन यांग सेन पर एक जोरदार मुक्का मारा जो सीधे उसके शरीर पर लगा। उस भयानक बल के कारण वह हवा में ही मुंह भर खून उगलते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। नौयांग संत से निपटने के बाद मोवुशांग ने किन तियानमिंग को लात मारी जो सीधे उसके शरीर पर लगी। एक हल्की सी पफ की आवाज के साथ किन तियानमिंग ने भी मुंह भरकर खून उगला और उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया।
ये देखकर लिन लोवेई ने गहरी सांस ली और बिना किसी झिझक के जेड पेंडेंट को तोड़ दिया। स्पष्ट रूप से उसे भी यह एहसास हो गया था कि नाइन यांग सेंट और किंतियानमिंग मोवुशान का मुकाबला नहीं कर सकते और उनके पास फॉन्गचेन से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो मोवुशान चाहे कितना भी प्रतिभाशाली या विलक्षण प्रतिभा वाला क्यों न हो, वह निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जेड पेंडेंट के कुचल जाने के बाद पूरा शून्य शांत हो गया, जिससे एक भयावह वातावरण बन गया। इसके बाद एक जोरदार आवाज आई और अगले ही पल हवा में से एक हथेली का निशान प्रकट हुआ, जिसने सीधे मोवुशान पर हमला कर दिया। एक मामूली कौशल, मोवुशान ने उपहास किया। पहले की तरह उसने बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं की और वहीं खड़ा रहा, वार को सीधे झेलने की कोशिश करता रहा। अगले ही पल सभी लोग स्तब्ध रह गए। मोवुशान का अविनाशी शरीर इस हथेली के प्रहार के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया और पल भर में चकनाचूर हो गया। आकाश में काला खून फैल गया। ये दानव राजकुमार मोवुशान का खून था। ये सब देखकर किंतियानमिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके दिमाग में अचानक प्रकट हुए उस हथेली के प्रहार की छवि छा गई। वह हथेली का प्रहार बहुत ही शक्तिशाली था। किंतियानमिंग ने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाया, ये शक्ति बहुत ही प्रबल है और साथ ही बहुत ही विचित्र भी। क्या हमें उस राक्षस की दयनीय स्थिति के बारे में अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए? नौयान संत एक तरफ खड़े थे, उनके चेहरे पर कड़वाहट साफ झलक रही थी। सच कहूं तो वह भी हैरान रह गया था। वह और किंतियानमिंग ने मोवुशान से निपटने के लिए अभी अभी हाथ मिलाया था, लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और इसके बजाय वे दूसरे पक्ष द्वारा घायल हो गए। फॉन्गचेन के पहुंचने से पहले ही उसके हाथ के निशान ने आकर एक ही वार में स्वर्गीय दानव को बुरी तरह घायल कर दिया। ऐसी शक्ति ने किंतियानमिंग और नाइन यांग सेंट को निराशा से भर दिया। वे सभी कुछ हद तक अविश्वास से भरे हुए थे, मानो उन्होंने कुछ गलत देखा हो। क्या वॉइड रिटर्न दायरे में एक शक्तिशाली प्राणी के पास अभी भी यही शक्ति होनी चाहिए? ये कहना गलत नहीं होगा कि यह कदम सेंट स्तर के विशेषज्ञ ने उठाया था। ये तो हद से ज्यादा मजबूत है, अविश्वसनीय रूप से मजबूत। क्या यही मेरे बड़े भाई की ताकत है? दूर से ही हथेली के एक सहज प्रहार से उसने इस दिव्य दानव को मार डाला। ये ध्यान देने योग्य है कि जब नाइन यांग सेंट सोन और किंतियानमिंग ने मिलकर काम किया, तब भी वे इस स्वर्गीय दानव को हराने में असफल रहे और इसके बजाय बुरी तरह घायल हो गए। 136 पवित्र पुत्र यूनियन की शक्ति सभी प्रतिभाशाली लोगों को निराश कर देती है। अध्याय 136 बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र की शक्ति, सभी विलक्षण प्रतिभाओं पर निराशा छा जाती है। लिन लोवेई ने गहरी सांस ली, वह पूरी तरह से हैरान थी। इस बार फॉन्गचेन के कार्यों का उसके मन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका बड़ा भाई इतना शक्तिशाली होगा। फॉन्गचेन दिन ब दिन मजबूत कैसे होता जा रहा है। किनलिंगलोंग हैरान और भयभीत भी हो गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसके बड़े भाई और नाइन यांग सेंट ने मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन विरोधी ने उन्हें घायल कर दिया। फॉन्गचेन ने अचानक एक वार किया और हथेली के एक ही प्रहार से आसानी से विरोधी को हरा दिया। ये किस प्रकार की शक्ति है? क्या ये वास्तव में शून्य लोक में वापसी ही है, या शायद फॉन्गचेन की साधना संत स्तर तक पहुंच गई है? यह अविश्वसनीय है। यहाँ का शोर इतना तेज था कि आसपास के लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। जब सभी ने पहली बार देखा कि किंतियानमिंग और नाइन यांग सेंट संयुक्त रूप से लड़ने के बावजूद भी अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में असमर्थ थे, तो वे सभी बेहद हैरान रह गए। लेकिन अचानक प्रकट होने वाला यह व्यक्ति आखिर है कौन? यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। हालांकि किसी और ने कहा कि वह स्वर्गीय दानव लोक का एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति था, जिससे सभी के दिल बैठ गए। स्वर्गिक दानव लोक के दिव्य दानवों का प्रवेश कर पाना अच्छी खबर नहीं है। ये जानने के बाद कि दूसरा पक्ष एक स्वर्गीय दानव है, कई लोग मदद का हाथ बढ़ाना चाहते थे और किंतियानमिंग और नाइन यांग सेंट की टीम में शामिल होना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अचानक हवा में से एक विशाल हथेली का निशान प्रकट हुआ और उसने सीधे उस राक्षस को दबा दिया। जब सबने उस आकृति को देखा तो उनके चेहरे सदमे से भर गए। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र इतना शक्तिशाली होगा, जो वास्तव में दूर से हथेली के एक ही प्रहार से स्वर्गीय दानव को वश में कर लेगा। मैंने ऐसी क्षमता पहली बार देखी है। एक बार एक संतलोक विशेषज्ञ ने शून्य लोक से लौटे एक प्रतिभाशाली योद्धा को हथेली के एक ही प्रहार से मार डाला था। युनतियान शेंगजी से निकलने वाली आभा को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह अभी भी गुइजू क्षेत्र में है। क्या यही असली प्रतिभा है? हजारों वर्षों में यूनटियन पवित्र भूमि का नंबर एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति, वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। क्लाउड हेवन होली लैंड की तो बात ही छोड़िए, पूरे त्यानिक्सुआन क्षेत्र में इतिहास की लंबी धारा में क्लाउड हेवन होलीसन जैसा कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। क्या ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं है? इतिहास में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हुए हैं, ये तो कहा ही जा सकता है कि बादलों के स्वर्ग का पवित्र पुत्र इस उपाधि के योग्य है। तुम्हें कुछ नहीं पता। उदाहरण के लिए पहले के उन युवा सम्राटों को ही ले लो। मुझे नहीं लगता कि वे बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र जितने शक्तिशाली थे। 20 वर्ष की आयु में इस स्तर तक पहुंचना और एक युग के विलक्षण प्रतिभाओं को दबाने में सक्षम होना वास्तव में एक दुर्लभ उपलब्धि है। हाँ, अब से तुम कौन परिवार के पवित्र पुत्र और ड्रैगन कुल के पवित्र पुत्र के बारे में शेखी बघारना बंद कर दो। उनकी शक्ति ज्यादा से ज्यादा आओतियान्यू के बराबर है और वे यूनतियान के पवित्र पुत्र का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, इन दोनों का पीछे हट जाना और अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत न करना बहुत कुछ कहता है। फैंगचेन के आकस्मिक हथेली के प्रहार ने सभी को चौंका दिया। कुछ दूरी पर खड़े युनतियान सियाओ के चेहरे पर बेहद जटिल भाव थे और वह मन ही मन बुदबुदा रहे थे। मुझे कहना पड़ेगा, ये युनतियान शेंगजी इस युग का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसमें सम्राट बनने की क्षमता है। स्वर्गीय दानव लोक का वह विलक्षण प्रतिभावान प्राणी अत्यंत शक्तिशाली है। उसकी शक्ति के बारे में मुझे भी पूरी तरह से यकीन नहीं है, खासकर उसके अविश्वसनीय रूप से मजबूत शरीर को देखते हुए, जो पूरी तरह से अविनाशी है। किंतियानमिंग और नाइन यांग सेंट के शक्तिशाली हमले प्रतिद्वंद्वी को मात्र गुदगुदी कर रहे थे। इतना शक्तिशाली प्राणी भी बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन था और दूसरे पक्ष ने दूर से ही एक ही हथेली के प्रहार से उसे पराजित कर दिया। पास ही में कई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति भी थे, जो सभी दानव जाति के विलक्षण प्रतिभा वाले लोग थे। वे हैं वर्मिलियन बर्डसेंटेस, टाइगर हिल 100, सोआरिंग स्काई यूनिवर्स, गोल्डन क्रोस एंड सन।
अन्य लोगों के भाव बेहद जटिल थे, लेकिन आओ त्यान्यू की निगाहें गहरी और अथाह थीं, और ये बताना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था। वे सभी उतार चढ़ावों से आकर्षित होकर यहाँ आए थे। गोल्डन क्रॉस सेंट एक बेहद खूबसूरत व्यक्ति थे, जिन्होंने गहरे नीले रंग का कवच पहन रखा था और वे अविश्वसनीय रूप से बहादुर दिखते थे। यूनटियन का पवित्र पुत्र बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं होता तो मैं उसके कुछ ही वार झेल पाता। महज कुछ ही महीनों में बादलों के स्वर्ग के पवित्र पुत्र की शक्ति इतनी भयावह हो गई है कि वह एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई है। मैंने सुना है कि हुक्यू बाई ने पहले यूनटियन शेंगजी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मैं अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। सभी की निगाहें टाइगर हिल पर टिक गईं। फैंग चेन की ताकत अब हेवनली प्राइड गैदरिंग के समय की तुलना में बहुत अलग है। ऐसा लगता है जैसे उसमें पूर्ण परिवर्तन हो गया हो। ये सुनकर हुक्यू बाई का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसने गोल्डन क्रॉस सेंट को घूर कर देखा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप उस विषय को उठा रहे हो जिसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते। गोल्डन क्रॉस सेंटसन ने इस पर आंखें मूंद लीं। हालांकि हुक्यू बाई बेहद नाराज थे, लेकिन उन्होंने इसे छिपाया नहीं, क्योंकि इस मामले को बिल्कुल भी छिपाया नहीं जा सकता था। उस समय कई लोगों ने इसे देखा था। मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उसका सामना करते समय मुझमें उससे लड़ने का आत्मविश्वास नहीं था। मुझे बस निराशा महसूस हो रही थी। अंत में मैंने बादलों के स्वर्ग के पवित्र पुत्र के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की और मैं बस भाग गया। हुक्यू बाई ने गहरी सांस ली और भारी स्वर में कहा, क्योंकि मैंने यूनतियान के पवित्र पुत्र को हमला करते देखा और वह बहुत शक्तिशाली था। अगर मैं उससे लड़ता तो या तो मर जाता या गंभीर रूप से घायल हो जाता। भले ही मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन ये सच है। कुछ महीनों तक उससे न मिलने के बाद मैं उसकी ताकत को समझ नहीं पा रही हूँ। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। हुक्यू बाई कोई साधारण प्रतिभावान व्यक्ति नहीं है। उसने तो आधे स्तर के संघ क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी मार डाला है। ऐसा विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति किसी भी युग में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली जीनियस होगा। हालांकि दूसरी पार्टी फॉन्चेन से डरकर भाग गई और उससे लड़ने की कोई इच्छा नहीं रखती थी। उनके लिए इसे स्वीकार करना कुछ मुश्किल था। उन्हें इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन उन्हें इसकी विस्तृत जानकारी नहीं थी। हुक्यू बाई को ये कहते हुए सुनकर मैं सचमुच हैरान रह गया। वर्मिलियन बर्ड सेंटेस ने भौहें चढ़ाईं, सबकी ओर देखा और फिर आओतियान्यू की ओर देखा। ऐसे में हमारी दानव जाति में से केवल आओतियान्यू ही यूनतियान शेंगजी को हरा सकता है। हम में से बाकी लोगों के पास शायद कोई मौका नहीं होगा। वे दानव जाति के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से हैं, इसलिए उनके लिए ऐसी बातें कहना बेहद मुश्किल है। इन घमंडी और अभिमानी लोगों को एक व्यक्ति द्वारा मनाना मुश्किल है, लेकिन अब वे फॉन्चेन से मोहित हो गए हैं। इस समय सभी लोग आशा भरी निगाहों से आओतियान्यू की ओर देख रहे थे, क्योंकि आओतियान्यू ही उनकी दानव जाति के विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति के लिए एकमात्र आशा है। कुछ महीने पहले हुए हेवनली प्राइड गैदरिंग को देखते हुए आओतियान्यू ही वह व्यक्ति था जिसके फॉन्चेन को हराने की सबसे अधिक संभावना थी। केवल वही फॉन्चेन को हरा सकता था। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई मौका नहीं है। आओतियान्यू ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे और यूनतियान शेंगजी के बीच का अंतर वैसा ही है जैसा साधारण साधकों और हमारे बीच होता है। उसके सामने मेरा कोई मौका नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में मेरा कोई मौका नहीं होगा। भविष्य में कुछ भी संभव है। हमें सिर्फ इसलिए आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए क्योंकि दूसरे बहुत शक्तिशाली हैं। पूर्व शाश्वत सम्राट अजय नहीं थे। शुरुआती दौर में अनगिनत लोगों ने उन्हें हराया, लेकिन अंत में वे अद्वितीय शाश्वत सम्राट बने और उन्होंने एक युग का दमन किया। यदि हम केवल इसलिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि बादलों के स्वर्ग का पवित्र पुत्र बहुत शक्तिशाली है, तो हम उससे बहुत पीछे छूट जाने के लिए नियत हैं। अन्य लोगों की तुलना में आओतियान्यू की मानसिकता अधिक शांतिपूर्ण थी। ये जानते हुए भी कि वह फॉन्चेन का मुकाबला नहीं कर सकती, वह ज़्यादा निराश नहीं हुई। उनके विचार में फिलहाल वह फॉन्चेन का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। यदि शून्य लोक वास्तव में फॉन्चेन से हीन है, तो संत लोक का क्या होगा? उस अर्ध सम्राट क्षेत्र के बारे में क्या, जो संत क्षेत्र से ऊपर है? क्या उसके पास बिल्कुल भी कोई मौका नहीं है? ये बात स्पष्ट रूप से सच नहीं है। अध्याय 137। जियाओ यूनटिंग को धोखा दिया गया और उसकी साधना का स्तर बुरी तरह गिर गया। इतिहास में अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों ने शॉर्टकट अपनाकर दूसरों को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि जब अन्य प्रतिभाशाली लोग निराशा में थे, तब भी आओतियान्यू को खुद पर पूरा भरोसा था। यंग त्यानिक्सियाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और उसकी पीठ पर अनगिनत पंख खड़े हो गए। उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, हाँ, आओतियान्यू सही कह रहा है। हालांकि हम अभी यूनतियान शेंगजी के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य में नहीं होंगे। भविष्य में कुछ भी संभव है और एक दिन हम यूनतियान शेंगजी को पीछे छोड़ देंगे। अभी अभी आओतियान्यू के शब्दों ने वास्तव में समूह के दाव हृदयों को प्रभावित किया। इसका उद्देश्य उन्हें हतोत्साहित करना नहीं है, बल्कि उन्हें उच्च मनोबल के साथ लड़ने और भविष्य के प्रति आत्मविश्वास से भरपूर रहने के लिए प्रेरित करना है। गोल्डन क्रॉस सेंट ने शांत भाव से कहा, इस दुनिया के शिखर पर पहुंचने के लिए अदम्य इच्छाशक्ति का होना आवश्यक है। केवल ऐसी मानसिकता से ही सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ा जा सकता है। हमारी प्रतिभा पवित्र पुत्र यूनतियान से कम नहीं है। अगर वह इतनी सफलता हासिल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? लाल चिड़िया संत ने आगे बढ़कर कहा, बिल्कुल सही। जब तक इस दुनिया में सम्राट काल का आगमन नहीं होता, तब तक हमें अंततः एक मौका मिलेगा। हुक्यू बाई ने सिर हिलाकर कहा, मैं पहले से भी अधिक मेहनत से साधना करूंगा। यूनतियान शेंगजी ने मुझे जो अपमान पहुंचाया है, उसका मैं पूरी तरह से बदला लूंगा। ये कहना जरूरी है कि आओतियान्यू के शब्दों ने अभी अभी इन लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपना आत्मविश्वास वापस पाने में मदद की। इससे उनका पहले से मंद पड़ा दाव हृदय एक बार फिर से चमकने लगा। हालांकि यही वह मानसिकता है जो एक सच्चे मजबूत व्यक्ति में होनी चाहिए। अगर कोई आम इंसान ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखे तो वह उससे दूर रहेगा और निराशा महसूस करेगा। यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और ऐसी मानसिकता होना भी स्वाभाविक है। लेकिन वे अलग हैं। वे दानव जाति के प्राचीन शाही परिवार के पवित्र पुत्र और पुत्रियां हैं और उनकी प्रतिभाएं पूरी दानव जाति में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके पास अनगिनत साधना संसाधन भी हैं और वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। ये कहा जा सकता है कि जन्म से ही उनका भाग्य ये तय था कि वे आम लोग नहीं बल्कि दुनिया के शीर्ष महाशक्तियां बनेंगे।
एक मजबूत व्यक्ति बनने के लिए व्यक्ति में एक मजबूत व्यक्ति की मानसिकता और अदम्य भावना होनी चाहिए। अगर आप पहली ही असफलता पर हार मान लेते हैं तो आप कभी भी दुनिया के शीर्ष मुक्केबाजों में से एक नहीं बन पाएंगे। एक सच्चा बलवान व्यक्ति आउतयान्यू जैसा होना चाहिए, जो किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करने पर कभी हतोत्साहित न हो। हालांकि मुझे झटका लगा, लेकिन मैं निराश नहीं होऊंगी और न ही खुद को खोया हुआ महसूस करूंगी। जब तक हम और अधिक लगन से खेती करते रहेंगे तब तक हमारे पास मौका जरूर रहेगा। आउतयान्यू ने ये शब्द कहे और उसकी आकृति धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। बाकी लोगों ने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। इसके बाद वे गुफा नदी स्थित अमर निवास की ओर विभिन्न दिशाओं में चल पड़े। उन सभी को अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए खुद ही अवसर तलाशने होंगे। फोंग चेन की वर्तमान शक्ति को देखकर वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। ऐसा लगता है कि मोवुशान को वास्तव में ह्यून तियानशेंगजी ने हथेली के एक ही वार से मार डाला था। नाइन यांग सेनसन ने मोवुशान की उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मोवुशान एक चींटी की तरह था जो फोंग चेन के पैर से आसानी से कुचल गया। इससे नाइन यांग सेन को बहुत ही अस्वाभाविक सा महसूस हुआ। मोवुशान, जो उनके सामने इतना शक्तिशाली लग रहा था, फोंग चेन के सामने बहुत कमजोर प्रतीत हुआ। क्या ये वही मोवुशान है जिसने उन्हें चोट पहुंचाई थी? किन तियानमिन के चेहरे पर एक दुर्लभ व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अब आपको इसे महसूस करने की जरूरत नहीं है, यह आदमी पहले ही मर चुका है। अभी पवित्र पुत्र यूनटियन द्वारा किया गया वह हथेली का प्रहार कोई साधारण हमला नहीं था। इसने प्रतिद्वंद्वी के मूल स्वरूप को ही क्षतिग्रस्त कर दिया और उसकी आत्मा का नाश कर दिया। बादलों के स्वर्ग के पवित्र पुत्र की शक्ति हमारी कल्पना से परे है। हम नहीं जानते कि उन्होंने इस स्तर तक पहुंचने के लिए किस प्रकार साधना की। किन तियानमिन द्वारा मोवुशान को एक ही हथेली के प्रहार से पराजित करने की घटना का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे उनकी समझ लगभग उलट गई, जिसकी उन्होंने पहले शायद ही कल्पना की होगी। क्या आप निराशा की भावना महसूस कर रहे हैं? नौयान संत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मुझे निराश क्यों होना चाहिए? स्वर्ग के बादलों के पवित्र पुत्र की शक्ति मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अब से निराश हो जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कड़ी मेहनत के बल पर मैं अंततः ह्यून तियानशेंगजी को पीछे छोड़ पाऊंगा। किन तियानमिन ने दृढ़ निश्चय भरे चेहरे के साथ कहा। उसका रवैया सकारात्मक था। हालांकि अभी अभी जो कुछ भी हुआ था उसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था, फिर भी वह जल्दी ही उबर गया। हालांकि अभी उनके और ह्यून तियानशेंगजी के बीच काफी अंतर है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वे भविष्य में दोगुनी मेहनत करके इसकी भरपाई जरूर कर लेंगे। किन तियानमिन को इस बात का पूरा यकीन था। तुम्हें जरा भी बेताबी नहीं है? कितना उबाऊ है? नाइन यांग सेनसन ने बुदबुदाते हुए कहा, अब जब यह मामला खत्म हो गया है तो मुझे जाकर अपने लिए अवसर तलाशने चाहिए। ये कहना मुश्किल है कि मैं भविष्य में ह्यून तियानशेंगजी को पीछे छोड़ पाऊंगा या नहीं। कम से कम मुझे बहुत पीछे नहीं रहना चाहिए, अन्यथा हमारी पवित्र भूमि की पुरानी पीढ़ी मेरे पीछे पड़ जाएगी। नाइन यांग सेनसन को भले ही परवाह न हो, लेकिन वास्तव में वह इस बारे में काफी चिंतित था। 9 सूर्यों के पवित्र भूभाग के उत्तराधिकारी के रूप में वह खुद को फोंग चेन से बहुत पीछे नहीं रहने दे सकता था। पवित्र भूमि की बुजुर्ग पीढ़ी द्वारा उसे परेशान करने की बात तो दूर, वह स्वयं भी कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। ये कहना होगा कि इस बार फोंग चेन के कदम का इन प्रतिभाशाली लोगों के दिमाग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इससे उन सभी ने कड़ी मेहनत करने और फोंग चेन की बराबरी करने या बहुत जल्द उससे आगे निकलने का संकल्प लिया। सभी लोग तितर-बितर हो गए और पूरा द्वीप शांत हो गया। कुछ क्षण बाद जियाओ यूनटिंग की आकृति छिपे हुए कोने से निकली और तुरंत फिर से गायब हो गई। वह स्वर्ग सहायक दानव कला का उपयोग कर रहा था और मोवुशान के अपूर्ण शव के सार को तेजी से अवशोषित कर रहा था। मुझे लगा था कि तुम बहुत शानदार हो, लेकिन पता चला कि तुम सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा हो जिसमें कोई सार नहीं है। जियाओ यूनटिंग तिरस्कार से भर गया और उसने उन्मादपूर्वक स्वर्ग सहायक दानव कला को सक्रिय किया। अगर मैं मोवुशान को पूरी तरह से खा जाऊं तो मैं फोंग चेन के समान प्रतिभा प्राप्त कर सकता हूं। एक बार जब मैं उसी साधना स्तर पर पहुंच जाऊं तो शायद मैं उसे हराने में सक्षम हो जाऊं। इन सब बातों को सोचकर शियाओ यूनटिंग उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। अगर मुझे किन तियानमिन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मोवुशान की उत्पत्ति से भी काम चल जाएगा। वैसे मुझे फोंग चेन का शुक्रिया अदा करना है। अगर उसने मोवुशान को न मारा होता तो मैं उसकी शक्ति को ग्रहण न कर पाता। दरअसल मोवुशान की उत्पत्ति किन तियानमिन की उत्पत्ति से बेहतर है। ये सोचकर शियाओ यूनटिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर उसे किन तियानमिन और मोवुशान में से किसी एक को खाने के लिए चुनना पड़े तो वह बिना किसी झिझक के मोवुशान को चुनेगा। स्वर्गीय दानव क्षेत्र के एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में मोवुशान हर पहलू में किन तियानमिन से श्रेष्ठ है। विशेष रूप से उनके अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शारीरिक गठन ने शियाओ यूनटिंग को बेहद ईर्ष्या महसूस कराई। शियाओ यूनटिंग लंबे समय से मोवुशान को खा जाना चाहता था, लेकिन बाद वाले की अत्यधिक ताकत के कारण उसने कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से वह मोवुशान के बराबर भी नहीं है। एक बार जब वह कोई कदम उठाएगा तो जियाओ चोंगलो निश्चित रूप से जियाओ मोवुशान का साथ देगा। शारीरिक शक्ति के मामले में वह मोवुशान का मुकाबला नहीं कर सकता था। समान स्तर पर भी वह मोवुशान का मुकाबला नहीं कर सकता था, अन्यथा उसे नाइन यांग सेनसोन द्वारा इतनी बुरी तरह से नहीं हराया जाता। लेकिन अब हालात अलग हैं। मोवुशान के सार को आत्मसात करने के बाद उसके पास नौ यांग संत पुत्र से फिर से लड़ने की शक्ति होगी और शायद वह उसे सीधे तौर पर पराजित भी कर सके। हे पवित्र पुत्र 9 सूर्यों, आज तुमने जो अपमान सहा है मैं उसे याद रखूंगा और भविष्य में इसका 100 गुना बदला लूंगा। अभी अभी 9 यांग संत का चेहरा याद करके शियाओ यूनटिंग गुस्से से आग बबूला हो गई। मृतकों की सूची में एक और व्यक्ति का नाम जुड़ गया है। 138 फोंग चेन द्वारा रची गई साजिश के कारण ये वुशुन को पदोन्नति मिली। अध्याय 138 फोंग चेन द्वारा ये वुशुन को मात दी जाती है और उसे पदोन्नति मिलती है। इस दौरान जियाओ यूनटिंग ने अपनी मौत की सूची में अनगिनत लोगों को जोड़ा है, लेकिन वह अभी तक उनमें से एक को भी मारने में कामयाब नहीं हुआ है। उस क्षण जियाओ यूनटिंग के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और उसके भीतर एक अकथनीय शक्ति का विस्फोट हुआ। ये शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जिसके कारण उसके लिए इसे दबाना बहुत मुश्किल था।
और यह सब इतनी अचानक हुआ कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। फैंग चेन, क्लाउड हेवन का पवित्र पुत्र, जियाओ यूनटिंग ने अपने शरीर को पुनः स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और बोलते समय वह अपने दांत पीस रहा था। अगले ही पल वह तुरंत घबरा गया। मेरी साधना का स्तर क्यों घट रहा है और मेरी आत्मा पर इसका असर क्यों पड़ रहा है? शाओ यूनटिंग पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि साधना स्तर ही एक मार्शल आर्टिस्ट की नींव है। उनकी साधना का स्तर तेजी से गिर गया है। वे अब 7वें क्षेत्र ज्ञानोदय क्षेत्र में नहीं हैं, बल्कि सीधे 5वें क्षेत्र दिव्योत्पत्ति क्षेत्र में आ गए हैं। ये पतन अपरिवर्तनीय और पूरी तरह से अपूरणीय है। साथ ही उसकी आंतरिक शक्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिसका अर्थ है कि शियाओ यूनटिंग को फिर से साधना शुरू करनी होगी। दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र की शुरुआत में अगर यह सिर्फ शुरुआत होती तो जियाओ यूनटिंग इतना क्रोधित नहीं होता। उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि यह एक छिपा हुआ खतरा है और भविष्य में अगर उसे पदोन्नति भी मिल जाती है तो भी यह एक छिपा हुआ खतरा बना रह सकता है। क्या ये सब बादलों के स्वर्ग के पवित्र पुत्र द्वारा रचा गया हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। फॉन्ग चेन को ये कैसे पता चल सकता है कि मैं मो वुशान के सार को ग्रहण कर लूंगी? क्या यह मो वुशान के शरीर में फॉन्ग चेन की अवशिष्ट शक्ति हो सकती है? शाओ यूनटिंग का शरीर उथल पुथल में था और वह तरह तरह की संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। सबसे पहले तो उसे यह विश्वास नहीं था कि फॉन्ग चेन जानबूझकर उसे निशाना बना रहा था, क्योंकि फॉन्ग चेन को यह पता होना असंभव था कि उसने स्वर्ग सहायक दानव कला का अभ्यास किया था और वह मो वुशान के सार का भी उपभोग कर रहा था। शायद उनके पिता शियाओ चोंगलुओ को भी यह नहीं पता था कि वह मो वुशान के सार को निगलने जा रहे हैं। उसी समय केवल 3 लोगों को पता था कि वह स्वर्ग सहायक दानव कला का अभ्यास करता है। पहला स्वयं, दूसरा उसके पिता शियाओ चोंगलो और तीसरा एल्डमिंग। उसके लिए शियाओ चोंगलो के साथ रहना बिल्कुल असंभव था। वे दोनों चाहते थे कि वे यूनटियन पवित्र भूमि को नष्ट कर दे और वे यह बात कभी किसी और को नहीं बताएंगे। जहां तक एल्डमिंग की बात है, ये तो और भी असंभव है। एल्डमिंग हमेशा से उनके साथ रहे हैं। उन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता था, जिसका मतलब ये भी है कि फॉन्ग चेन जानबूझकर उसे निशाना नहीं बना रहा था। इसके बजाय जब उसने मो वुशान पर हमला किया तो उसने मो वुशान के शरीर में अपनी शक्ति का एक अंश छोड़ दिया। गधे। इन सब बातों को सोचकर जियाओ यूनटिंग गुस्से से दांत पीसने लगा। ठीक उसी समय जब वे प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले थे, उन्हें फिर से शुरुआती बिंदु पर ला दिया गया। यह असहनीय था। वह इतना गुस्से में था कि उसे लग रहा था जैसे वह खून की उल्टी कर देगा। उसके साथ सचमुच ऐसी बदकिस्मती हुई। डोंडोहे अमर निवास की यह यात्रा न केवल निरर्थक साबित हुई बल्कि भारी नुकसान भी हुआ। ये पूरी तरह से एक आपदा थी। नहीं नहीं, मुझे तुरंत डोंडोहे अमर निवास छोड़ना होगा। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मैं अपनी मौजूदा ताकत के साथ इसमें ही मर जाऊंगा। शाओ यूनटिंग ने मन ही मन सोचा। अब जबकि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है, जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगर वह डोंडोहे अमर हवेली में रहता है तो उसे निश्चित रूप से ढूंढकर मार डाला जाएगा। अगर उसकी साधना का स्तर अभी तक नहीं गिरा होता तो सब ठीक होता, लेकिन अब जब वह 2 प्रमुख स्तरों से नीचे गिर चुका है तो कोई भी उसे मार सकता है। इसके अलावा अगर वह यहाँ बहुत देर तक रुकता है तो केव रिवर इमॉर्टल मैंशन के निकास द्वार पर कोई न कोई उसका इंतजार कर रहा होगा, जो उसके बाहर निकलते ही उसे मारने के लिए तैयार होगा। अब एकमात्र रास्ता यही है कि मैं तुरंत इस जगह को छोड़कर कहीं छिप जाऊं और अपनी ताकत वापस पाऊं। क्यों? शियाओ यूनटिंग ने अफसोस भरी निगाहों से डोंडोहे अमर हवेली की हर चीज को देखते हुए आह भरी। मुझे शुरू में उम्मीद थी कि मुझे यहाँ एक अवसर मिलेगा और मैं अपनी ताकत बढ़ा सकूंगा, लेकिन मुझे इस बार इतना भारी नुकसान होने की उम्मीद नहीं थी। ये सब यूनतियान संत पुत्र की वजह से हुआ है। इन सब बातों को सोचकर जियाओ यूनटिंग का गुस्सा और भी बढ़ गया और वह फॉन्ग चेन से दिल से नफरत करने लगा। इन दोनों घटनाओं के लिए फॉन्ग चेन जिम्मेदार था। इसका एक कारण यह है कि फॉन्ग चेन ने मो वुशान की हत्या कर दी, जिससे उसे किनतियानमिन का सार प्राप्त करने से रोका जा सका। इसका एक कारण यह था कि मो वुशान के शरीर में बची हुई शक्ति ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली चालू हो गई है। ये शाओ यूनटिंग सचमुच बहुत अधीर है। उसे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। क्या उसे अपने आसपास के लोगों द्वारा पकड़े जाने का डर नहीं है? पास से आ रही हलचल को भांपते हुए फॉन्ग चेन मुस्कुराया। मो वुशान से निपटने के बाद उन्होंने जानबूझकर एक गुप्त दल को पीछे छोड़ दिया, जो शियाओ यूनटिंग के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। अगर यह व्यक्ति मो वुशान के सार को निगलने की हिम्मत करता है तो यह शक्ति सक्रिय हो जाएगी और वह इससे बुरी तरह घायल हो जाएगा। शाओ यूनटिंग इस समय शायद बहुत गुस्से में होगा। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि यह मैंने जानबूझकर किया था। उसे शायद लगता होगा कि मैंने अनजाने में ये शक्ति छोड़ दी, लेकिन इस आदमी के व्यक्तित्व को जानते हुए वह मुझसे और भी ज्यादा नफरत करता होगा। फॉन्ग चेन मुस्कुराया। वह शियाओ यूनटिंग के चरित्र को बहुत अच्छी तरह जानता था, उसकी साजिशों और उसकी मानसिकता दोनों से। इसलिए वह मो वुशान की मूल इच्छा पूरी करने के लिए बेताब था। इसलिए उसने मो वुशान के शरीर में एक गुप्त शक्ति छोड़ दी ताकि वह उसके खिलाफ साजिश रच सके। ये बात शियाओ यूनटिंग के लिए काफी आश्चर्यजनक थी। अगर वह इतना अधीर न होता और थोड़ा और सावधान होता तो शायद उसे मो वुशान के शव में मौजूद समस्या का पता चल जाता और वह उसका शिकार न बनता। हालांकि ऊर्जा का स्रोत कम हो जाएगा, लेकिन कम से कम इससे गंभीर क्षति नहीं होगी या खेती के स्तर में गिरावट नहीं आएगी। जियाओ यूनटिंग अब बहुत अधीर हो गया है। वह मो वुशान के सार को आत्मसात करने के लिए उत्सुक है, जिसके परिणामस्वरूप उसने अपनी पत्नी और अपनी सेना दोनों को खो दिया है। अगर इस आदमी को पता चल जाए कि मैंने जानबूझकर उसे फंसाया है तो क्या वह हताश होकर मुझसे लड़ने की कोशिश करेगा? फॉन्ग चेन को यह सोचकर हंसी आ गई कि यह सब जानकर शियाओ यूनटिंग की क्या प्रतिक्रिया होगी। शियाओ यूनटिंग के व्यक्तित्व को देखते हुए वह संभवतः हताशा में आकर उससे जानलेवा लड़ाई लड़ने के लिए दौड़ पड़ेगा। उस समय दूसरा पक्ष संभवतः इतना क्रोधित होगा कि वह अपना आपा खो देगा। क्या? फॉन्ग चेन को शायद कुछ आभास हुआ और वह वहां से गायब हो गया। ठीक इसी क्षण ये वुशुंग की तरफ से मुख्य हॉल के दरवाजे धीरे धीरे खुले और ये वुशुंग एक प्रसन्न चेहरे के साथ बाहर निकली। भाई फॉन्ग चेन, बहन मेंगियंग। ये वुशुंग जल्दी से बाहर भागी और लगातार फॉन्ग चेन और हुआ मेंगियंग को ढूंढने लगी। हालांकि काफी देर तक खोजने के बाद भी ये वुशुंग उन दोनों को नहीं ढूंढ पाया। उसे बहुत दुख और निराशा हुई।
लेकिन जल्द ही ऊर्जा का एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव आया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, फॉन्ग चेन उसके सामने प्रकट हो गया। तलवारबाजी की यह विरासत पाकर कैसा लग रहा है? फॉन्ग चेन ने ये वुशुंग के सिर पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए पूछा। भाई फॉन्ग चेन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अब तीसरे स्तर, दिव्य सागर स्तर में प्रवेश कर लिया है। ये वुशुंग ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए हंसमुख भाव से बात की। उसने अपनी उंगलियों को तलवार की आकृति में मोड़ा और उसकी उंगलियों पर तलवार जैसी आभा प्रकट हुई। फिर उसने पास ही पड़े एक बड़े पत्थर पर वार किया और वह पत्थर 2 टुकड़ों में कट गया। बुरा नहीं, बुरा नहीं, वुशुंग जल्द ही मेरी बराबरी कर लेगा, तो फिर तुम मेरी रक्षा कर सकते हो। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा की। ये वुशुंग में असाधारण प्रतिभा है और वह निश्चित रूप से उसके बड़े होने पर उसकी बहुत मदद करेगी। ऐसी कई चीजें हैं जिनमें उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, ये वुशुंग उन सभी को स्वयं ही संभाल सकता है। भाई फॉन्ग चेन, चिंता मत करो, वुशुंग अब से तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा, ये वुशुंग ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। 139 मुख्य क्षेत्र में स्थित हाफ स्टेप सेंट दायरे के जानवर को मारें। अध्याय 139 अर्धचरण संघ क्षेत्र के एक राक्षस का वध, मूल क्षेत्र खुलता है। यह उनकी भी इच्छा थी। हुआमिंगिंग द्वारा वापस लाए जाने के बाद ये वुशुंग केवल हुआमिंगिंग और फॉन्ग चेन को खुश करना चाहता था। जब तक वे खुश हैं, वह कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए ये वुशुंग ने इतनी लगन से साधना की क्योंकि वह उन दोनों को निराश नहीं करना चाहती थी। फॉन्ग चेन ने ये वुशुंग के सिर पर हाथ फेरा, उसका चेहरा स्नेह से भरा हुआ था। ये वुशुंग की कहानी अब पूरी तरह से बदल गई है और मूल कृति की तुलना में उसके विकास के लिए बेहतर वातावरण मौजूद है। अपनी प्रतिभा के दम पर भविष्य में उसकी ताकत में और भी तेजी से वृद्धि होना निश्चित है। हालांकि उनसे आगे निकलना अवास्तविक है, लेकिन त्यानिक्सुआन क्षेत्र में शीर्ष विशेषज्ञ बनना अभी भी बहुत आशाजनक है। कुछ ही देर बाद पास ही स्थित मुख्य हॉल धीरे धीरे खुला और हुआमिंगिंग अंदर से बाहर निकली। हुआमिंगिंग ने सफेद वस्त्र पहने थे, उसकी त्वचा गोरी थी और उसके बाल झरने की तरह लंबे थे। उसकी मोहक आंखें उसे धरती पर अवतरित किसी दिव्य प्राणी की तरह दिखा रही थीं। महामहिम, पवित्र पुत्र, हुआमिंगिंग खुशी से झूमते हुए दौड़ी और बोली, मैंने अब वापसी शून्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। हालांकि यह रिटर्निंग वॉर्ड दायरे का केवल पहला स्तर है, फिर भी यह रिटर्निंग वॉर्ड दायरा ही है, जिसका अर्थ है कि आप इस दुनिया में एक अद्वितीय प्रतिभा के स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। फॉन्ग चेन ज्यादा हैरान नहीं दिखे, मानो सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। हालांकि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप और बेहतर हो जाते हैं तो मुझे आपकी मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुआमिंगिंग जितनी मजबूत होती गई, वह उतना ही खुश होता गया। एक बार हुआमिंगिंग शक्तिशाली हो जाए तो उसे अब और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, वह बस हुआमिंगिंग को सब कुछ दबाने दे सकता है। कभी कभी बहुत बार कार्रवाई करने से फॉन्ग चेन बहुत थका हुआ महसूस करता है, इसलिए वह संभव हो तो कार्रवाई करने से बचता है, क्योंकि इसमें नासमझ होने का नाटक करने का इनाम शामिल होता है। महामहिम, आपको निश्चित रूप से वह मिलेगा जो आप चाहते हैं, हुआमिंगिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। शून्य लोक में प्रवेश करने के बाद वह अंततः फॉन्ग चेन की गति के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हो गई और पहले की तरह बिल्कुल भी मदद करने में असमर्थ नहीं रही। अब जबकि आप सभी एकांतवास से बाहर आ गए हैं, चलिए मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, फॉन्ग चेन ने शांत भाव से कहा। डोंडोहे अमर निवास को 2 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, सबसे बाहरी क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। जिस क्षेत्र में वे अभी हैं, वह सबसे बाहरी क्षेत्र है, जहां उन्हें हर तरह के अवसर मिल सकते हैं। सबसे केंद्रीय क्षेत्र में आगे कई चुनौतियां मौजूद हैं। इन चुनौतियों से अंक मिलते हैं जो प्रोडिजी रैंकिंग में आपकी स्थिति को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा मुख्य क्षेत्र में अमर प्राणियों द्वारा छोड़ी गई विरासतें भी मौजूद हैं। बेशक ये परंपरा का संपूर्ण रूप नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इन परीक्षाओं में कोई कभी उत्तीर्ण नहीं हुआ हो। दरअसल इतिहास के लंबे कालखंड में अनगिनत लोग इन कठिनाइयों से गुजरे हैं और एक विरासत अर्जित की है। जो चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, वे अलग अलग होती हैं, कुछ विशेष प्राकृतिक खजाने होते हैं। इसमें अमर स्तर की साधना तकनीकें, गुप्त विधियां, मार्शल आर्ट कौशल, औषधियां आदि शामिल हैं। उन्हें वास्तव में क्या मिलेगा, यह अभी तक अज्ञात है। मूल उपन्यास में जियाओ युनटिंग ने विरासत प्राप्त करने के लिए कई तरह की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया। मुझे आश्चर्य है कि शियाओ युनटिंग ने ये स्तर कैसे पास किया। फॉन्ग चेन संदेह से भर गया था। मूल उपन्यास में जियाओ युनटिंग सम्राट क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर था, फिर भी वह क्षेत्र के मूल में परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम था। जब उसने ये देखा तो उसे भी यह बेहद आपत्तिजनक लगा। कई शीर्ष प्रतिभावान लोग, विशेष रूप से रिटर्निंग वॉर्ड दायरे के लोग, इसे हासिल करने में असफल रहे, फिर भी सम्राट दायरे के जियाओ युनटिंग ने इसे कर दिखाया। मूल उपन्यास में इस साजिश के कारण जियाओ युनटिंग की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंच गई, जिससे क्लाउड हेवन होली लैंड के भीतर अन्य आवाजें उठने लगी, विशेष रूप से फॉन्ग चेन के बारे में संदेह। इस पर सवाल क्यों उठाया जाएगा? क्योंकि इस परीक्षण में फॉन्ग चेन का प्रदर्शन बुरा नहीं था, लेकिन वह विलक्षण प्रतिभा रैंकिंग में केवल शीर्ष 10 में ही था, जो कि शियाओ युनटिंग के प्रदर्शन से कहीं कम प्रभावशाली था। इसके अलावा इन प्रतिभाओं में यंग त्यानिक्सियाओ, जियांग सेनसोन, एओ त्यानियू, जिनवू सेनसोन आदि शामिल हैं। फिर भी वह शियाओ युनटिंग से पीछे रह गया, जो वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा है। इस साजिश के चलते शियाओ युनटिंग की योजना सफल हुई और वह त्यानिक्सुआन क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। इसी बीच क्लाउड हेवन होली लैंड में कुछ लोगों ने भी फॉन्ग चेन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और ये आवाजें धीरे धीरे और तेज होती गईं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः फॉन्ग चेन की प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसका कारण यह है कि मूल कृति में युनटियन के पवित्र स्वामी बाय लुयांग और हान्यू के तलवार अमरली हान्यू दोनों की मृत्यु हो गई थी। अगर ऐसा न होता तो क्लाउड हेवन होली लैंड में कोई भी उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। फिलहाल मुख्य क्षेत्र पूरी तरह से खोला नहीं गया है। मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अंदर मौजूद 6 खूंखार जानवरों को मारना होगा, जिनमें से 4 अलग अलग द्वीपों पर स्थित हैं। उनमें स्वॉर्ड एरो बीस्ट और वे 2 खूंखार जानवर शामिल थे जिन्हें पहले ही मार दिया गया था। उनमें से एक अभी भी एक अलग वंश से संबंधित है। शेष 2 खूंखार जीव समुद्र की सबसे गहरी सतह पर हैं। इन 6 खूंखार जीवों को मार गिराने के बाद ही केव रिवर इमॉर्टल मैंशन का मुख्य क्षेत्र खुल पाएगा।
हालांकि समुद्र की गहराई में मौजूद उन दो खूंखार जीवों को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये दोनों जीव पहले ही आधे चरण के संत के स्तर की शक्ति प्राप्त कर चुके हैं। मूल कहानी में उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने दो भयंकर जानवरों में से एक को मारने के लिए बहुत प्रयास किए, जिनमें से दोनों ही आधे कदम संत क्षेत्र स्तर पर थे। दूसरे वाले को आओ त्यान्यू ने मार डाला था। अर्धचरण संत स्तर पर एक भयंकर जानवर को मारने के बाद आओ त्यान्यू की प्रसिद्धि आसमान छू गई और उसे विश्वास हो गया कि वह निस्संदेह नंबर 1 है। किसने सोचा था कि नायक की आभा धारण करने वाला शियाओ यूनटिंग अचानक प्रकट होगा, जिससे आओ त्यान्यू की कुछ चमक फीकी पड़ जाएगी। हालांकि इस वजह से आओ त्यान्यू ने दूसरे पक्ष के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। उनका व्यक्तित्व किन त्यानमिंग जैसा ही था, वे संकीर्ण सोच वाले और तुच्छ व्यक्ति नहीं थे। अब जबकि आओ त्यान्यू और किन त्यानमिंग दोनों बाहर आ चुके हैं, उसे बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मुख्य क्षेत्र को पूरी तरह से खोलकर उसमें परीक्षण करने की योजना बना रहा है। वंश के अंतिम खूंखार जानवर का वध किया जाना चाहिए। अगर मैं जाकर समुद्र की गहराई में मौजूद उन दो खूंखार जानवरों को मार डालूं तो मैं मुख्य क्षेत्र में मुकदमा शुरू कर सकता हूं। ये सोचते ही फोंग चेन, हुआ मिंगेंग और ये वुशुन के साथ मौके से गायब हो गई। कुछ ही समय में वे समुद्र के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए। यहाँ बहुत कम द्वीप हैं, वे लगभग अदृश्य हैं। लेकिन उसी क्षण मानो कुछ गड़बड़ हो गई हो, नीचे समुद्र में एक विशाल लहर उठी और दो अत्यंत शक्तिशाली ताकतें भड़क उठीं। तुरंत ही दोनों भयंकर जानवर समुद्र की सतह को चीरते हुए सीधे आकाश की ओर दौड़ पड़े। उसी समय उसने अपना खून से सना हुआ मुंह खोल दिया, मानो वह फोंग चेन और अन्य दो को निगल जाना चाहता हो। फैंग चेन शांत रहा और फिर उसने अपनी हथेली से प्रहार किया। एक जोरदार धमाके के साथ आधे संत के समान शक्ति रखने वाला वह भयंकर जानवर हथेली के इस प्रहार से हवा में ही फट गया। उसकी आत्मा और चेतना नष्ट हो गई। इसके बाद फोंग चेन ने फिर से अपनी हथेली से प्रहार किया और इससे पहले कि दूसरा खूंखार जानवर प्रतिक्रिया कर पाता, वह भी फोंग चेन की हथेली से मारा गया। और इस प्रकार आधे संत के बराबर शक्ति रखने वाले वे दो भयंकर जानवर मारे गए। जैसे ही वे दो खूंखार जानवर मरे, आकाश में एक गर्जना गूंजी और फिर शून्य फट गया। इसका ये भी अर्थ है कि डोंगहे अमर हवेली के मुख्य क्षेत्र में परीक्षण शुरू हो गए हैं। इस परीक्षण के मुख्य क्षेत्र में 100 स्तर हैं। आप जितने अधिक स्तरों तक पहुंचेंगे, आपका स्कोर उतना ही अधिक होगा। यदि आप 100वीं मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो आपको एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। असंख्य वर्षों में बहुत कम लोग 100वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम हुए हैं और ये लोग अंततः दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ बन गए और कुछ तो महान सम्राट भी बन गए। मुख्य क्षेत्र सक्रिय हो गया है। इस बार यह इतनी जल्दी क्यों शुरू हो गया? विज्ञापन अवरोधक का पता चला। हमारी वेबसाइट को सपोर्ट करने और मुफ्त कंटेंट का आनंद लेते रहने के लिए कृपया अपना एड ब्लॉकर बंद कर दें। विज्ञापन अवरोधक का पता चला। हमारी वेबसाइट को सपोर्ट करने और मुफ्त कंटेंट का आनंद लेते रहने के लिए कृपया अपना एड ब्लॉकर बंद कर दें। क्या ये विज्ञापन आपत्तिजनक है? इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। 140 मुकदमा शुरू होता है। अध्याय 140 मुकदमा शुरू होता है। हाँ, सही कहा। क्या ये 6 भयंकर जानवरों को मारने के बाद ही नहीं खुलना चाहिए? इसके अलावा गहरे समुद्र में मौजूद वे दो भयंकर जानवर पहले ही अर्ध सदन स्तर तक पहुंच चुके हैं, जिससे उन्हें मारना बेहद मुश्किल हो जाता है। हे भगवान, आखिर किसने उन दो खूंखार जानवरों को मार डाला? क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? ये निश्चित रूप से युनतियान शेंगजी है। आधे संत स्तर पर एक भयंकर जानवर को कौन मार सकता है? इसके अलावा ऐसी अफवाहें थीं कि युनतियान शेंगजी अर्धपद संत स्तर पर आसानी से खूंखार जानवरों को मार सकता था। ये कहना मुश्किल है। यहाँ तक कि शीर्ष प्रतिभाओं का समूह भी आधे संत स्तर पर एक भयंकर जानवर को मार सकता है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुख्य क्षेत्र इतनी अचानक खुल जाएगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं बाहरी क्षेत्रों में कुछ अवसरों की तलाश करने की योजना बना रहा हूं। मैं भी नहीं जा रहा। मैं कई लेवल पार नहीं कर पाऊंगा और इनाम भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। बाहर रहना ही बेहतर है। मुख्य क्षेत्र के खुलने से सभी लोग चौंक गए। ये बहुत जल्दी हो गया। पहले इसे खुलने में कम से कम 10 या 20 दिन लगते थे। कुछ ही दिन बीते हैं और मुख्य क्षेत्र पहले ही खुल चुका है। कुछ लोग इसे आजमाने के लिए उत्सुक हैं, जबकि अन्य ने पहले ही न जाने का फैसला कर लिया है। मुख्य क्षेत्र में दी जाने वाली चुनौतियां कुछ स्तरों को पार करने के बाद संबंधित पुरस्कार प्रदान करती हैं। स्वाभाविक रूप से आप जितने अधिक स्तर पार करेंगे, आपको उतने ही अधिक पुरस्कार प्राप्त होंगे। मूल रूप से 10 मंजिलें पार करने के बाद आपको इनाम मिल सकता है। हालांकि ये सभी पुरस्कार यादृच्छिक होते हैं। ये दिव्य हथियार, साधना तकनीक, मार्शल आर्ट कौशल, गुप्त कलाएं या अमृत हो सकते हैं। अंतिम परीक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा, विलक्षण प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष 10 में स्थान पाने वालों के लिए पुरस्कार उतने ही बेहतर होंगे। भले ही मुख्य क्षेत्र थोड़ा जल्दी खुल गया हो, लेकिन यह मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। इस बार मैं इन प्रतिभाशाली लोगों को अपने पैरों तले कुचल दूंगा। यंग त्यानिक्सियाओ की आंखों में एक चमक आए और वह कोशिश करने के लिए उत्सुक प्रतीत हुआ। मुख्य क्षेत्र में होने वाली परीक्षाएं ही इन प्रतिभावान बच्चों के लिए असली मंच हैं। यहीं पर किसी प्रतिभावान बच्चे के स्तर का आकलन किया जा सकता है और उनकी प्रतिभा और क्षमता का पता लगाया जा सकता है। बादलों के स्वर्ग का पवित्र पुत्र थोड़ी जल्दी में है, इसलिए उसने मुख्य क्षेत्र में इतनी जल्दी परीक्षण शुरू कर दिया है। गोल्डन क्रोसेंट ने आकाश की ओर देखा और शांत भाव से कहा। उनका मानना था कि मुख्य क्षेत्र में परीक्षण कई और दिनों तक शुरू नहीं होंगे। आखिरकार मुख्य क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों को अनलॉक करने के लिए 6 भयंकर जानवरों को मारना आवश्यक है। उनमें सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करने वाले समुद्र की गहराई में रहने वाले 2 भयंकर जानवर हैं, क्योंकि वे आधे चरण के संत के बराबर शक्ति प्राप्त कर चुके हैं और वे समुद्र में रहते हैं, जो उनका क्षेत्र है, जिससे वे अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से फोंग चेन ने इन 2 खूंखार जानवरों से इतनी जल्दी निपट लिया। इसी क्षण फोंग चेन, हुआ मिंगेंग और ये वुशुन के साथ सीधे डोंगहे अमर हवेली के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया। बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र से जैसी उम्मीद थी, मुझे वास्तव में ये जानने की उत्सुकता है कि उन्होंने अर्ध पृथ्वी स्तर के संत क्षेत्र में 2 भयंकर जानवरों को कैसे मार डाला। उसे और कैसे मारा जा सकता था? शायद उसे हथेली के 2 वार से ही मार दिया जाता, ठीक वैसे ही जैसे उसने मोवुशान को हथेली के एक ही वार से मार डाला था। क्या पवित्र पुत्र युनतियन वास्तव में केवल वापसी शून्य क्षेत्र में ही है?
ये कहना गलत नहीं होगा कि वह संघ क्षेत्र का विशेषज्ञ है, क्योंकि केवल एक संघ क्षेत्र का विशेषज्ञ ही आधे स्तर के संघ क्षेत्र के विशेषज्ञ को आसानी से मार सकता है। बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र का वर्तमान साधना स्तर वास्तव में अप्रत्याशित है। ये जानना असंभव है कि वह किस स्तर पर पहुंच चुका है। शायद वह संत स्तर के आधे चरण में है, या शायद वह संत स्तर तक पहुंच चुका है। असंभव, इतनी कम उम्र में इस स्तर को केवल युवा सम्राट ही प्राप्त कर सकते हैं, विशेषकर संत लोग जो उन शीर्ष प्रतिभाओं से भी उच्चतर लोग हैं। क्या वह सभी प्रतिभाओं को दबा नहीं देगा? जब फॉन्चेन प्रकट हुआ तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि फॉन्चेन ही इन सबके पीछे है, और यह उनके संदेह की मात्र पुष्टि थी। जैसे ही फॉन्चेन मुख्य क्षेत्र में दाखिल हुआ, अन्य प्रतिभाशाली लोग भी उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। 9 सन्स सेंसन सोआरिंग थ्रू द स्काई, गोल्डन क्रो सेंसन, वर्मिलियन बर्ड सेंटेस और अन्य ने मुख्य क्षेत्र में प्रवेश किया। मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद फैंगचेन ने हुआ मेंगिंग और ये वुशुंग को नीचे गिरा दिया। अब से आप केवल अपने दम पर ही निर्भर रह सकते हैं। इस मुख्य क्षेत्र में होने वाले मुकदमे में प्रत्येक गुट से केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, वे अपने साथ दूसरों को नहीं ला सकते। अन्यथा फॉन्चेन वास्तव में उन दोनों को अपने साथ मुकदमे में ले जाने और सभी पुरस्कारों पर दावा करने का इरादा रखता था। जितना हो सके उतना करो, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो, खासकर वुशुंग पर। फॉन्चेन ने निर्देश दिए। ये वुशुंग की ताकत इस समय बहुत कम है और वह परीक्षा में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि ये वुशुंग बेहद जिद्दी थी और उसे डर था कि ये वुशुंग जबरदस्ती परीक्षा पास कर लेगी, जिससे उसे आसानी से चोट लग सकती है। भाई फॉन्चेन, चिंता मत करो, अगर मैं सचमुच और देर तक टिक नहीं पाऊंगा तो मैं तुरंत हार मान लूंगा। हालांकि ये वुशुंग कुछ हद तक अनिच्छुक थी, लेकिन वह जानती थी कि इस समय वह डोंगहे अमर हवेली में बहुत आगे नहीं जा सकती। इसके बाद वे तीनों उस स्थान में दाखिल हुए और जैसे ही उन्होंने परीक्षण क्षेत्र में कदम रखा, उन पर दमन का एक एहसास छा गया। ये दमनकारी शक्ति किसी शक्तिशाली प्राणी की आभा की तरह महसूस हो रही थी, जो शरीर और आत्मा पर दबाव डाल रही थी और उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। इसके अलावा आप जितना आगे बढ़ते हैं, ये दबाव उतना ही मजबूत होता जाता है। आप जितने ज्यादा लेवल पार करेंगे, दबाव उतना ही बढ़ता जाएगा। दूसरी ओर हुआ मेंगेंग और फॉन्चेन काफी तनाव मुक्त थीं और उन पर किसी तरह का दबाव नहीं था। लेकिन ये वुशुंग अलग थी। उसे तुरंत ही जबरदस्त दबाव महसूस हुआ, क्योंकि उसकी साधना का स्तर अभी भी कमजोर था और उसके लिए इस दबाव को सहन करना मुश्किल था। वे दोनों रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहे। ये वुशुंग को इस स्थिति से गुजरना ही होगा और यह उसके लिए एक बड़ा झटका है। वे उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये सब ये वुशुंग पर ही निर्भर करता है। वह कितनी दूर तक जा सकती है, ये पूरी तरह से उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ ही देर में आओतियान्यू और अन्य लोग भी अंदर आ गए। ये पवित्र पुत्र यूनटियन कितना अन्यायपूर्ण है, उसने हमारा इंतजार तक नहीं किया। 9 यांग सेनसोन ने खिलखिलाकर हंसते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। किन तियानमिंग ने आगे फॉन्चेन की ओर देखा और शांत भाव से कहा, युनतियान शेंगजी की गति काफी तेज है, वह थोड़े ही समय में 25वें स्तर तक पहुंच गया। महज कुछ ही मिनटों में फॉन्चेन 25वीं मंजिल पर पहुंच गया और उन्हें बहुत पीछे छोड़ गया। हुआ मिंगलिंग भी अच्छी है, हालांकि वह फॉन्चेन से पीछे है, लेकिन वह भी 20वें स्तर तक पहुंच चुकी है। नौसूर्य संत पुत्र ने आश्चर्य से चुपके से अपनी जीभ चिटकाई। चंद्रमा महल की पवित्र कन्या दिन ब दिन और भी भयानक होती जा रही है। वह पहले हमसे बहुत पीछे थी, लेकिन अब वह हमारे स्तर तक पहुंच गई है। यदि भविष्य में मैं बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र के अनुयायियों के बराबर भी नहीं हो पाऊंगा, तो मैं स्वर्गीय गहन क्षेत्र में जीवित नहीं रह पाऊंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, 9 यांग सेन परीक्षण स्थल में प्रवेश कर गए। मुझे लगता है कि यह छोटी लड़की काफी अच्छी है। हालांकि उसका साधना स्तर थोड़ा कम है, फिर भी वह 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम रही है। अन्य सम्राट स्तर के साधक शायद इस स्तर तक न पहुंच पाएं। त्यानयुन संप्रदाय के गांव शियाओलियांग ने गंभीर भाव से ये वुशुंग की ओर देखा। इस मुख्य क्षेत्र में परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए व्यक्ति को सभी पहलुओं में मजबूत होना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रतिभा और स्वभाव दोनों ही अपरिहार्य हैं। यदि आप में इनमें से किसी एक की भी कमी है, तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। आओ त्यानयू ने सबकी अनदेखी की और प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर तेजी से बाहर निकला और जल्दी से ये वुशुंग को पीछे छोड़ दिया। ये देखकर अन्य प्रतिभाशाली बच्चे भी मुकदमे में शामिल हो गए। मुख्य क्षेत्र में तुरंत चहल पहल छा गई। 141 निर्दयी पिता और पुत्र। अध्याय 141 निर्दयी पिता और पुत्र। एक के बाद एक प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को खुद से आगे निकलते देख भी ये वुशुंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, मानो उसने उन्हें देखा ही न हो। वह पूरी तरह से खुद पर ही केंद्रित थी। वह कभी भी इन प्रतिभाशाली लोगों के बराबर नहीं थी। उसका लक्ष्य अंतिम स्तर तक पहुंचना नहीं था, उसका लक्ष्य बस और आगे बढ़ना था। इस समय फॉन्चेन एक स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था और पहले ही 50वीं मंजिल पर कदम रख चुका था। फैंगचेन को अपनी ओर आता हुआ एक दबाव महसूस हुआ और उसका शरीर भारी हो गया, जिससे उसे दबाव का एहसास हुआ। उसी समय एक जेड स्लिप प्रकट हुई, जो 50वीं मंजिल को पार करने का पुरस्कार थी। फैंगचेन ने अपनी दिव्य चेतना से जेड पर्ची का निरीक्षण किया और पाया कि इसमें एक अच्छी साधना तकनीक तो थी, लेकिन ये संत स्तर तक भी नहीं पहुंची थी। फैंगचेन ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से इसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। उनके लिए साधारण गुप्त नुस्खे बेकार हैं। केव रिवर इमोर्टल अबोर्ड के बाहर एक प्रकाश की स्क्रीन दिखाई दी, जिसमें कई छवियां प्रदर्शित हो रही थी। मुख्य क्षेत्र के दृश्य। क्या चल रहा है? इस बार मुख्य क्षेत्र की फुटेज इतनी जल्दी क्यों सामने आए? हाँ, सही कहा, क्या इसे खुलने में आमतौर पर 10 या 20 दिन नहीं लगते थे? सभी के चेहरे सदमे से भरे हुए थे, क्योंकि उनमें से कई लोगों ने डोंगहे अमर हवेली में हुई घटनाओं का अनुभव किया था। जब मूल क्षेत्र खुल जाएगा तभी दोनों लोग वास्तव में जुड़ेंगे और तभी उन्हें मूल क्षेत्र में होने वाली हर बात का पता चलेगा। लेकिन अब वह समय सीमा काफी कम हो गई है। जब सभी ने फॉन्चेन को देखा तो वे समझ गए कि फॉन्चेन ने ही अर्धचरण संघ क्षेत्र में उस भयंकर जानवर को मारा था, जिसके कारण मुख्य क्षेत्र समय से पहले खुल गया था। युनतियान शेंगजी ने सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को सचमुच सार्थक कर दिखाया है, इतने कम समय में 20वें स्तर तक पहुंचकर। ये छोटी बच्ची भी काफी अच्छी है, वह एक होनहार प्रतिभा है। उचित प्रशिक्षण के साथ वह निश्चित रूप से एक शीर्ष प्रतिभा बन सकती है। अन्य प्रतिभाशाली लोग भी आ चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे युनतियान शेंगजी की बराबरी कर पाएंगे।
बाकी लोगों के लिए शायद कोई उम्मीद न हो, लेकिन आओ तियान्यू के पास उम्मीद की एक किरण है। आओ तियान्यू ने शुरुआत कर दी है और उसकी गति इतनी तेज है कि वह पहले ही जियांग संत और हुआ मेंगेंग की गति को पार कर चुका है। इसकी गति वाकई बहुत तेज है, ये लगभग बादलों के स्वर्ग के पवित्र पुत्र की बराबरी कर रही है। जैसे ही मुख्य क्षेत्र खुला, सभी लोग इस पर चर्चा करने लगे, सिवाय एक व्यक्ति के जिसका चेहरा बेहद उदास था। मुख्य क्षेत्र में जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर शियाओ चोंगलो के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। मैंने शियाओ यूनटिंग को क्यों नहीं देखा और मोवुशान को भी क्यों नहीं देखा? ये बिल्कुल असंभव है। अगर मुख्य क्षेत्र खोला जाता है तो मोवुशान निश्चित रूप से प्रवेश करेगा, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। इस बार मोवुशान को भेजने का कारण मूल क्षेत्र में वही परिणाम प्राप्त करना है। उन्हें पता चला कि मुख्य क्षेत्र में स्थित परीक्षण स्थल की 100वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद उन्हें एक उपहार मिलेगा। इन उपहारों में एक ऐसी चीज थी जो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। ये स्वर्गीय दानव लोक के खुलने और दानव सम्राट के जन्म से संबंधित है। इसलिए मैंने मोवुशान को विशेष रूप से इसी काम के लिए बुलाया था। वे अच्छी तरह से तैयार थे और जब तक मोवुशान 100वीं परीक्षा पास कर लेता तब तक इस बात की काफी संभावना थी कि उसे ऐसी वस्तु मिल जाएगी। फिर स्वर्गीय दानव संप्रदाय और स्वर्गीय दानवों के संरक्षण में वे इस वस्तु को वापस स्वर्गीय दानव लोक में ले आए। उन्हें यह भी पता था कि मोवुशान का भेद खुलने की संभावना है। अगर मोवुशान 100वीं मंजिल पार करने में असफल रहता है और उसकी पहचान उजागर हो जाती है तो वे उसे तुरंत छोड़ देंगे। भले ही वह स्वर्गीय दानव लोक का सबसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, वे बिना किसी झिझक के उसे त्याग देंगे, क्योंकि उनकी नज़र में स्वर्गीय दानव संप्रदाय के बलवान पुरुष और शक्तिशाली स्वर्गीय दानव ही असली ताकतवर थे। एक बार उनका पर्दाफाश हो गया तो उनका विनाश निश्चित है। जब जियाओ चोंगलो गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी जियाओ यूनटिंग डोंगहे अमर हवेली से निकलकर यहाँ पहुंच गया। मोवुशान कहाँ है? शियाओ चोंगलो का चेहरा उदास था और उसकी आवाज़ ठंडी थी। वह पहले ही मर चुका है। फोंगचेन ने दूर से एक ही हथेली के वार से उसे मार डाला। जियो यूनटिंग ने बात की। फोंगचेन के कृत्यों को याद करते हुए शियाओ यूनटिंग को निराशा की लहर महसूस हुई। गिरा हुआ शियाओ चोंगलो ने अविश्वास भरी निगाहों से शियाओ यूनटिंग की ओर देखा और कहा, असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। मोवुशान की ताकत के सामने तो यूनटियन के पवित्र पुत्र को भी उसे मारना मुश्किल होता, तो वह कैसे मर सकता था? हालांकि मुझे इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है, लेकिन ये सच है। मैंने दूर से ही फोंगचेन को एक ही हथेली के वार से मोवुशान को मारते हुए देखा। फोंगचेन शुरू से अंत तक कहीं नजर ही नहीं आया। शियाओ यूनटिंग अभी भी कुछ हद तक सदमे में है। शियाओ चोंगलू के चेहरे पर अविश्वास का भाव देखकर शियाओ यूनटिंग ने गहरी सांस ली। अगर वह शियाओ चोंगलू की जगह होता तो वह भी किसी तरह प्रतिक्रिया करता। मोवुशान की ताकत के कारण यहाँ तक कि किंतियानमिंग और नाइन यांग सेंट भी उसके साथ मिलकर लड़ने पर घायल हो गए थे। उसे हराने की तो बात ही छोड़िए। अप्रत्याशित रूप से फोंगचेन ने एक साधारण हथेली के प्रहार से अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि फोंगचेन कितना शक्तिशाली है। क्या फोंगचेन पहले ही अर्धचरण संत क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है? जियो चोंगलू ने पूछा। यदि फोंगचेन अर्धचरण संत स्तर तक पहुंच जाता है तो भी ऐसी संभावना बनी रहेगी। नहीं, वह केवल वॉर्ड रिटर्न दायरे में है। हालांकि हो सकता है कि जल्द ही वह अर्धपथ संत स्तर तक पहुंच जाए। जियाओ यूनटिंग फोंगचेन के साधना स्तर को भांपने में सक्षम थी। बादलों के स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा है। जियाओ चोंगलो ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन आप दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र के साधक कैसे बने? इस समय जियाओ चोंगलो को अंततः एहसास हुआ कि जियाओ यूनटिंग का साधना स्तर गिर गया था और वह अब ज्ञानोदय क्षेत्र में नहीं था। ये सुनकर जियाओ यूनटिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने गहरी आवाज में कहा, मोवुशान की मृत्यु के बाद मैं चाहता था कि स्वर्गीय दानव कला उसके मूल को भस्म कर दे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि फोंगचेन की शक्ति अभी भी मोवुशान के शरीर में शेष है। ये सुनकर जियाओ चोंगलो समझ गया। शियाओ यूनटिंग ने जल्दबाजी की और मोवुशान के शरीर की जांच नहीं की, जिसके कारण वह फोंगचेन के धोखे का शिकार हो गया। भविष्य में आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद जियाओ चोंगलो केवल यही सांत्वना दे सका। अब जब हमारी योजना विफल हो गई है तो क्या हमें बैकअप योजना की आवश्यकता है? जियाओ यूनटिंग ने एक पल सोचा और फिर सावधानी से पूछा। पहले जियाओ यूनटिंग बेहद उदासीन रहती थी, अलग थलग और अनुत्तरदायी प्रतीत होती थी। लेकिन अब हालात अलग हैं। उसकी साधना का स्तर गिर गया है, जिससे शियाओ यूनटिंग बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। उसने किंतियानमिंग के सार को ग्रहण नहीं किया था। इस तथ्य ने उसे भी ग्रहण करने के लिए उत्सुक कर दिया था। जब तक उसकी साधना का स्तर कम नहीं हुआ था तब तक उसमें किंतियानमिंग को मारने की इतनी ताकत नहीं थी, और अब तो निश्चित रूप से उसमें इतनी ताकत नहीं है। हम इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जियाओ चोंगलो भी बहुत परेशान था। मोवुशान की मृत्यु उनकी अपेक्षाओं से परे थी। उनके विचार में मोवुशान निश्चित रूप से मुख्य क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम था, और भले ही वह सभी 100 मंजिलों को पार न कर सके, फिर भी उसे काफी अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन अब डोंगहे अमर हवेली के बाहरी इलाके में दूर से किए गए एक जोरदार प्रहार से मोवुशान की मौत हो गई। अब तो जियाओ यूनटिंग ये भी सुझाव दे रहा है कि वह किंतियानमिंग के खिलाफ कार्रवाई करे, जिससे जियाओ चोंगलो कुछ हद तक अधीर हो गया है। अगर शियाओ यूनटिंग अभी भी थोड़ा बहुत काम का न होता तो वह उसे थप्पड़ मारकर जान से मार देना चाहता। यह आदमी बिल्कुल अक्षम है और उसमें किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं है, फिर भी वह खुद को बहुत बड़ा और महान समझता है और सोचता है कि वह कोई खास है। वह शियाओ यूनटिंग को सिर्फ इसलिए अलग नजरिए से नहीं देखता था क्योंकि वह उसका बेटा था। शियाओ चोंगलो के लिए कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं थे, केवल स्वार्थ पर आधारित रिश्ते थे। उपयोगी लोग परिवार का हिस्सा होते हैं, अनुपयोगी लोग कचरे के समान होते हैं। अध्याय 142 युवा सम्राट। वैसे देखा जाए तो ये बाप बेटे की जोड़ी वाकई अजीब है। वे दोनों स्वभाव से निर्मम थे और उन्होंने कभी एक दूसरे को अपना बेटा या पिता नहीं माना। वे केवल एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। शियाओ चोंगलो के हाव भाव को देखकर शियाओ यूनटिंग ने पहले तो उनसे कुछ सवाल पूछने की सोची, लेकिन तुरंत ही अपना इरादा बदल दिया। शियाओ चोंगलो इस समय भ्रम और अव्यवस्था की स्थिति में है, इसलिए उसके लिए चुप रहना ही सबसे अच्छा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बादलों के स्वर्ग के पवित्र पुत्र 60वें स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। वाह, ये तो बहुत तेज है। आओ तियान्यू भी 46वें स्तर पर पहुंच गया है। किंतियानमिंग और हु कियुबाई भी बहुत तेज हैं और पहले ही 30वीं मंजिल तक पहुंच चुके हैं।
हालांकि हुआ मिंगयिंग ने सभी की उम्मीदों को पार करते हुए वास्तव में 33वें स्तर तक पहुंच गई और अभी भी तीसरे स्थान पर है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि चंद्र महल की हुआ मिंगयिंग इतनी प्रतिभाशाली होगी, जिसने वास्तव में किन तियानमिंग और हु क्यूबाई को पीछे छोड़ दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र की अनुयायी बन सकती है। संभवतः इसी वजह से हुआ मिंगयिंग का मुकदमा पहले चला। फिर भी हुआ मिंगयिंग को शीर्ष प्रतिभाओं में से एक माना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग में क्लाउड हेवन होली लैंड वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों से भरा हुआ है, जो क्लाउड हेवन होली सन और फ्लावर ड्रीम शैडो दोनों का उत्पादन कर रहे हैं। कई प्रभावशाली हस्तियां स्तब्ध रह गईं, हालांकि अन्य विलक्षण प्रतिभाओं ने उन्हें ज्यादा चौंकाया नहीं। हुआ मिंगयिंग का किन तियानमिंग और हु क्यूबाई से आगे होना उनकी ताकत और प्रतिभा को दर्शाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस परीक्षण के जितने अधिक स्तर होंगे, दबाव उतना ही अधिक होगा। उन्हें हर तरफ से दबाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए एक विलक्षण प्रतिभा के लिए सभी पहलुओं में ताकत और प्रतिभा की आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं। यदि वह एक साधारण प्रतिभावान व्यक्ति होता तो उसे 30वें स्तर तक पहुंचने के बाद प्रगति करना मुश्किल लगता और किन तियानमिंग और हु क्यूबाई जैसी प्रतिभावान व्यक्तियों द्वारा उसे आसानी से पीछे छोड़ दिया जाता। लेकिन हुआ मिंगयिंग ने ऐसा नहीं किया, जो सभी के लिए चौंकाने के लिए काफ़ी था। इससे ये भी पता चलता है कि हुआ मिंगयिंग किन तियानमिंग और हु क्यूबाई से हर मामले में बहुत अलग नहीं है। मेरे पुराने दोस्त, तुम्हारा क्लाउड हेवन होली लैंड अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है। मास्टर जियांग ने आकाश में दृश्य को देखा और बोले, हाँ, तुम्हारा 9 यांग होली सन भी बुरा नहीं है, वह लगभग हुआ मिंगयिंग की बराबरी कर रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति दिल खोलकर हंसा। ये देखकर मास्टर जियांग ने भौहें चढ़ा लीं। अभी कई मंजिलें बाकी हैं, क्या लगभग बराबरी पर पहुंचने का मतलब यही है? वह बूढ़ा आदमी वाकई में दिखावा करना जानता है। मास्टर जियांग चुप रहे। अगर वे चुप रहते तो वे केवल ग्रैंड एल्डर को अपना दिखावा जारी रखने की अनुमति देते। फॉर्म चेन की तरफ 60वीं मंजिल पर पहुंचते ही दबाव फिर से बढ़ गया, लेकिन फॉर्म चेन के लिए यह अभी भी सहने योग्य था। तभी आकाश से प्रकाश की एक किरण नीचे आई और सीधे फॉर्म चेन के शरीर में समा गई। ऊर्जा अंतरण। अपने शरीर में अपार ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हुए फॉर्म चेन ने अपनी साधना तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया और इस ऊर्जा का उपयोग अपने लिए करने लगा। यहाँ मिलने वाले पुरस्कार अविश्वसनीय रूप से विविध और भिन्न भिन्न हैं और कई लोगों ने इन्हें प्राप्त किया है, जिसके परिणामस्वरूप उनके साधना स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि फॉर्म चेन के लिए यह ऊर्जा सागर में एक बूंद के समान थी, जो केवल उसकी साधना के स्तर को थोड़ा बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी, जिससे वह हर चरण संघ क्षेत्र के बेहद करीब पहुंच गया। तभी एक अजीबोगरीब बदलाव आया। प्रकाश की एक किरण गिरी और उससे एक विचित्र भयंकर जानवर का रूप धारण हो गया। उस भयंकर जानवर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जिसने पूरे स्थान को घेर लिया था। क्या वह अर्धपथ संघ क्षेत्र में एक भयंकर जानवर है? फॉर्म चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। मूल कृति में वर्णित अनुसार 60वें स्तर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति के साधना स्तर के अनुसार एक उच्च स्तर का भयंकर जानवर प्रकट होगा। इस खूंखार जानवर को मारने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फॉर्म चेन वर्तमान में रिटर्निंग वॉर्ड दायरे के 9वें स्तर पर है, जबकि यह भयंकर जानवर स्वाभाविक रूप से आधे चरण के संत दायरे में है। बिना जरा भी हिचकिचाए फॉर्म चेन ने एक मुक्का मारा। हवा में एक विशाल मूर्ति का निशान उभरा और सीधे उस खूंखार जानवर पर जा लगा। कान फाड़ देने वाली गर्जना। आधे चरण संत स्तर पर मौजूद वह भयंकर जानवर हिंसक रूप से भड़क उठा और फॉर्म चेन के मुक्के का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ रहा। उसने बड़ी आसानी से आधे स्तर के संत क्षेत्र के विशेषज्ञ का सफाया कर दिया। गोल्डन क्रोकलैंड के संत क्षेत्र के विशेषज्ञ ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। ये तो संत लोक का आधा अधूरा विशेषज्ञ है। हालांकि उसे गुइक्सु क्षेत्र के 9वें स्तर पर मौजूद फॉर्म चेन ने एक ही मुक्के से मार डाला। अगर उनके कुल का पवित्र पुत्र किसी आधे संत को मारना भी चाहे तो भी इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन फॉर्म चेन ने उसे इतनी आसानी से मार डाला। इस बच्चे में तो सम्राट जैसी शान है। मुझे इस पवित्र बादल के स्वर्ग के पुत्र में कुछ भी गलत नहीं दिखता। एक सामान्य संत स्तर का विशेषज्ञ भी उसे रोक नहीं सका। ये तो वाकई भयानक है। शायद केवल संत क्षेत्र का विशेषज्ञ ही उसे हरा सकता है। त्यानयुन संप्रदाय के संत क्षेत्र के विशेषज्ञ स्वयं को बोलने से रोक नहीं पाए। फैंग चेन द्वारा प्रदर्शित शक्ति ने उन्हें सचमुच चौंका दिया। पहले तो यह माना जाता था कि फॉर्म चेन 60वीं मंजिल पर ही रुक जाएगा, लेकिन किसे पता था कि वह अर्धपथ संत स्तर के उस भयंकर जानवर को एक ही मुक्के से मार डालेगा। क्या बादलों के स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र सचमुच केवल 20 वर्ष का है? मुझे संत बनने के आधे रास्ते तक पहुंचने में पूरा जीवन लग गया, फिर भी दूसरों की नज़रों में मैं एक चींटी जितना ही महत्वहीन हूँ। जब मैं 20 वर्ष का था तब मैं अभी भी तीसरे क्षेत्र दिव्यसागर क्षेत्र में था, जबकि अन्य लोग एक ही मुक्के से आधे चरण के संत क्षेत्र के विशेषज्ञ को मार सकते थे। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। उनके समकालीनों में से कौन बादलों के स्वर्ग के पवित्र पुत्र की बराबरी कर सकता है? उनके समकक्षों में मेरा अनुमान है कि कोई भी बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र का मुकाबला नहीं कर सकता। एकमात्र विकल्प उन पुराने राक्षसों को खोजना है जो संतलोक में आधा कदम आगे बढ़ चुके हैं। शायद वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि उन्हें सेन जैसे विशेषज्ञ ढूंढने होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक संत भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आखिरकार संतलोक का विशेषज्ञ तो संतलोक का विशेषज्ञ ही होता है। उनके तरीके अनंत होते हैं। बादल स्वर्ग का ये संत पुत्र शायद उनका सामना न कर पाए। ये सभी प्रभावशाली व्यक्ति स्तब्ध रह गए। वे मन ही मन जानते थे कि एक अर्धचरण संत स्तर का साधक फॉर्म चेन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक अर्धचरण संत स्तर का साधक उसके सामने इतना कमजोर साबित होगा। फॉर्म चेन 80वीं मंजिल पर अत्यंत तेज गति से पहुंचा, ठीक उसी तरह जैसे 60वीं मंजिल पर, जहां उसका सामना एक शक्तिशाली और खूंखार जानवर से हुआ और उसने उसे एक ही मुक्के से मार डाला। ये मुकदमा उनके लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं था। वे लगभग 90वीं मंजिल पर हैं। बादलों के इस पवित्र पुत्र ने ये कैसे कर दिखाया? यंग त्यानिक सियाओ, जियांग सेनसन और अन्य लोग अभी भी लगभग 60वीं मंजिल पर हैं। उन्होंने अर्धपथ संत स्तर पर मौजूद उस भयंकर जानवर से निपटने के लिए अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया और यहाँ काफी समय बिताया। जब उन्होंने फॉर्म चेन को 90वीं मंजिल पर पहुंचते देखा तो उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि फॉर्म चेन इतनी आसानी से 90वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गया। इस राक्षस से अपनी तुलना करना तो सीधे सीधे अपमान को न्योता देना है ना?
क्या आप युवा सम्राट शब्द से परिचित हैं? नाइन सन सेनसन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। यंग त्यानिक्सियाओ ने नाक सिकोड़ी लेकिन कुछ नहीं कहा। उसका पूरा ध्यान अपने बगल में मौजूद हत्यारे से निपटने पर केंद्रित था। जैसे ही वह उन्हें हराने वाला था तभी पास ही से एक जोरदार धमाका हुआ। उस भयंकर जानवर से निपटने के बाद नाइन यांग सेनसन एक उच्च स्तर की ओर बढ़ गया। यंग त्यानिक्सियाओ, इतना आसान मुकदमा था, फिर भी तुमने इस पर इतना समय बिताया और अभी तक उस भयंकर जानवर से निपट नहीं पाए हो। नाइन सन सेनसन ने मुड़कर ईगल स्काई हाउल की ओर देखा। उसके चेहरे पर उपहास का भाव था। जब से वह नाइन यांग सेन से हारा है तब से वह समय समय पर यंग त्यानिक्सियाओ के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करता रहता है जो उसके मनोरंजन का स्रोत है। मुख्य उद्देश्य दूसरे पक्ष का उपहास करना था क्योंकि वे इसका खंडन करने में असमर्थ थे क्योंकि यंग त्यानिक्सियाओ पिछली बार हार गई थी। 90वीं मंजिल पर मुझे जो पुरस्कार मिला वह संत स्तर का दिव्य हथियार था जो काफी उदारतापूर्ण था। फैंग चेन शांत रहा और उसने संत स्तर के दिव्य हथियार को एक तरफ रख दिया। लगभग उसी समय प्रकाश की एक किरण नीचे आई और एक सुंदर युवक बाहर निकला। इस युवक का व्यक्तित्व असाधारण था जिससे एक शक्तिशाली आभा और दुनिया पर प्रभुत्व का भाव झलकता था। युवा सम्राट। फैंग चेन का चेहरा गंभीर हो गया। 143 डोंगहे अमर हवेली कमजोर हो गई है या क्या फैंग चेन बहुत शक्तिशाली है? अध्याय 143 क्या गुफा नदी अमर हवेली कमजोर हो रही है या फैंग चेन बहुत शक्तिशाली है? 90वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद उसका सामना एक युवा सम्राट से होगा जो उससे एक स्तर ऊपर है। ये सभी महान सम्राट के अंश हैं जो समय की नदी से प्रतिबिंबित होते हैं। ये स्वर्गीय गहन क्षेत्र का सम्राट नहीं है बल्कि उस दुनिया का सम्राट है जहां मूल रूप से गुफा नदी अमर हवेली स्थित थी। यही तो अमर लोक है। एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ और युवा सम्राट ने एक शब्द भी बोले बिना एक भयंकर हमला किया और सुयान की ओर हथेली से प्रहार किया। हथेली का यह प्रहार एक विशाल उल्कापिंड के गिरने जैसा था जिसमें धरती को हिला देने वाली शक्ति थी। यद्यपि यह युवा सम्राट का मात्र एक भ्रम था, फिर भी युवा सम्राट का आतंक अकल्पनीय था जो अन्य स्तरों में सामना किए गए प्राणियों से कहीं अधिक था। ये ट्रायल स्पेस में सबसे कठिन स्तर भी है। 90वीं मंजिल के बाद प्रत्येक मंजिल एक अलग स्तर बन जाती है और हर अगली मंजिल के साथ कठिनाई बढ़ती जाती है। प्रत्येक अगली मंजिल में एक युवा सम्राट की प्रेत छवि दिखाई देती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए इन युवा सम्राटों की काल्पनिक छवियां और भी शक्तिशाली होती गईं। विशेषकर 100वीं मंजिल, वह तो दिव्य लोक के किसी विशेषज्ञ का प्रक्षेपण है। इतिहास में अनगिनत प्रतिभाएं अंतिम बाधा पर आकर रुक गईं और उसे पार करने में असमर्थ रहीं। बहुत कम प्रतिभाशाली और विलक्षण प्रतिभा वाले लोग ही इस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर पाते हैं। ये बेकार है। फैंग चेन ने एक मुक्का मारा और दोनों के टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ। इस मुक्के ने युवा सम्राट के हमले को रोक दिया और साथ ही साथ उन पर जबरदस्त बल से प्रहार भी किया। युवा सम्राट समय रहते बचाव करने में असमर्थ रहा और पलक झपकते ही अपने स्थान से गायब हो गया। आप बच नहीं सकते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया युवा सम्राट का प्रतिबिंब प्रकट हुआ और फैंग चेन उसके पीछे प्रकट हुआ। फिर उसने अपनी हथेली से युवा सम्राट के प्रतिबिंब पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। एक भयानक शक्ति अचानक प्रकट हुई जो कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ विस्फोटित हुई। युवा सम्राट स्तब्ध प्रतीत हो रहा था, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह इतनी बुरी तरह हार गया है। इसके बाद पूरा प्रक्षेपण गायब हो गया। बेशक ये युवा सम्राट की असली ताकत नहीं है। यदि कोई वास्तव में युवा सम्राट है तो उसकी शक्ति भयावह होती है लेकिन अंत हमेशा एक जैसा ही होता है। फैंग चेन के पास अभी भी कई शक्तिशाली तुरुप के पत्ते हैं। अगर असली युवा सम्राट अभी जाए तो भी उसे उत्तर पश्चिम में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इसमें उसे बस थोड़ा ही समय लगेगा। अगली चुनौती पहले जैसी ही थी। फैंग चेन अभी भी अजेय था और उसने कुछ ही चालों में इन युवा सम्राटों के हमलों का सामना कर लिया। इन सब बातों को देखने वाले वे प्रभावशाली व्यक्ति चुप हो गए और पहले की तरह इस पर चर्चा करना बंद कर दिया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन इतना शक्तिशाली होगा जो एक युवा सम्राट को भी पराजित करने में सक्षम होगा। केव रिवर इमोर्टल मैंशन के मुख्य क्षेत्र में मौजूद सभी विलक्षण प्रतिभावान लोग चुप हो गए। यहाँ तक कि आओ त्यान्यू भी उसी स्थिति में था। फैंग चेन 90 से अधिक मंजिलों पर तबाही मचा रहा था जबकि वह अभी भी 80 से अधिक मंजिलों पर लड़ रहा था और बहुत समय बर्बाद कर रहा था। एक जोरदार धमाके के साथ आओ त्यान्यू ने इस स्तर पर मौजूद सभी जीवों का वध कर दिया और आगे की ओर देखने लगा। 95वीं मंजिल पर मौजूद फैंग चेन ने केवल 2 हथेली के वार से युवा सम्राट के प्रक्षेपण को पराजित कर दिया जिससे आओ त्यान्यू मौन हो गया। क्या पहले भी उनकी यही मानसिकता थी? आओ त्यान्यू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने पहले इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था लेकिन अब उसे अपने मुंह में कड़वापन महसूस हो रहा था। हालांकि दोनों में मंजिलों की संख्या समान प्रतीत हो सकती है लेकिन वास्तव में वे काफी भिन्न हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि 90वीं मंजिल के बाद प्रत्येक मंजिल पर एक युवा सम्राट का प्रतिबिंब दिखाई देता है और आप जितना ऊपर जाते हैं युवा सम्राट उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। यहाँ तक कि उनके लिए भी एक युवा सम्राट को हराने में काफी समय लगेगा। इसके अलावा जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा कम होती जाती है उन शक्तिशाली युवा सम्राटों को हराना कितना आसान हो जाता है। ये सोचकर आओ त्यान्यू को लाचारी का एहसास हुआ, मानो वह कभी भी फैंग चेन को पछाड़ नहीं पाएगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें या आप कितने भी अच्छे हों, यह अंतर हमेशा बना रहेगा। फैंग चेन अतीत में चाहे कितना भी प्रतिभाशाली या असाधारण रहा हो, आओ त्यान्यू अविचलित रहा और उसका हृदय अधिक प्रभावित नहीं हुआ। जब उसने फैंग चेन को काफी आगे बढ़ते हुए देखा जो उसे बहुत पीछे छोड़ गया था तो आओ त्यान्यू का शांत हृदय आखिरकार हिलने लगा। अंततः उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके और फैंग चेन के बीच कितनी विशाल खाई थी। यह एक ऐसी खाई थी जिसे पार करना असंभव था। दूर से आती उस आकृति को देखते हुए आओ त्यान्यू ने गहरी सांस ली और भारी स्वर में कहा, चाहे तुम कितने भी चकाचौंध भरे या असाधारण क्यों न हो, एक दिन मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। इसके बाद आओ त्यान्यू ने अपनी यात्रा जारी रखी। बाहर सभी लोग फैंग चेन को इन युवा सम्राटों के प्रक्षेपणों को आसानी से हराते हुए देखकर अवाक रह गए। काफी देर बाद गोल्डन क्रो कबीले के एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने आखिरकार कहा, क्या गुफा नदी अमर निवास कमजोर हो गया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फैंग चेन ने 90 से अधिक मंजिलें नहीं बल्कि 50 या 60 मंजिलें पार कर ली हैं। वह पूरी तरह से व्याकुल था।
कुछ को छोड़कर उपस्थित सभी शक्तिशाली व्यक्तियों ने केव रिवर इमॉर्टल मैंशन के मुख्य क्षेत्र में आयोजित परीक्षणों में भाग लिया था और वे 91वें स्तर और उससे ऊपर के आतंक से परिचित थे। उस समय वे 90 से अधिक मंजिलों पर पीड़ा में थे, कोई भी एक मंजिल उन्हें फंसा सकती थी। मैंने आज तक केवल एक ही चीज़ नहीं देखी है, और वह है फॉन्ग चेन जैसे युवा सम्राट का ऐसा चित्रण जिसने पूरे इलाके में तबाही मचाई और एक ही हथेली के वार से एक युवा सम्राट को मार डाला। ये सब देखकर उनके मन में जीवन के अर्थ को लेकर प्रश्न उठने लगे। केव रिवर इमॉर्टल अबोर्ड की 90 मंजिला और उससे ऊपर की इमारतें इतनी कमजोर कब हो गईं? ऐसा नहीं है कि केव रिवर इमॉर्टल मैंशन कमजोर हो गया है, बल्कि बात यह है कि फॉन्ग चेन बहुत शक्तिशाली हो गया है। फैंग चेन के शांत दिखने से धोखा मत खाओ, हो सकता है कि दूसरे लोग ऐसा न कर पाएं। आओ तियान्यू ने भी 80 से अधिक स्तरों पर बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की है और उसे अगले स्तर में प्रवेश करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। मास्टर जियांग ने समस्या को तीक्ष्णता से उजागर किया। इस दृश्य में जैसे जैसे स्तरों की संख्या बढ़ती है, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए स्तरों को पार करना और भी मुश्किल होता जाता है, लेकिन फॉन्ग चेन शांत रहता है। मंजिलों की संख्या बढ़ने के बावजूद यह उसके लिए कोई बाधा नहीं लग रही थी। वह भी हथेली के एक ही वार से एक जीवित प्राणी को मारने में कामयाब रहा। युवा सम्राटों की वे शक्तिशाली छवियां कुछ समय तक टिकने में कामयाब रहीं, लेकिन अंततः वे फॉन्ग चेन के हाथ की छाप के नीचे ही नष्ट हो गईं। इससे बाहर के शक्तिशाली लोगों को भी उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने पड़े। वे युवा सम्राट कभी अविश्वसनीय रूप से गौरवशाली थे। भले ही यह उनकी पूरी शक्ति न हो, फिर भी वे आखिरकार युवा सम्राट ही थे। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर वे युवा सम्राट खुद भी आ जाएं, तो वे फॉन्ग चेन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। त्यानयुन संप्रदाय के संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने अपनी बात रखी। वह पूरी तरह आश्वस्त था। उसने अनगिनत प्रतिभावान लोगों को देखा था, लेकिन उसने फॉन्ग चेन जैसा कोई नहीं देखा था। वह एक किंवदंती की तरह था, पूर्व सम्राट युनतियान से भी कहीं अधिक भयानक। एक व्यक्ति ही सब कुछ नष्ट करने के लिए काफी है, या ज्ञान प्राप्ति के बाद एक शाश्वत सम्राट भी। उनकी अपार शक्ति उन्हें अत्यंत अवास्तविक बना देती है, मानो वे इस दुनिया में मौजूद ही न हो। फॉन्ग चेन के बारे में इन लोगों के मूल्यांकन को सुनकर क्लाउड हेवन होली लैंड के ग्रैंड एल्डर को राहत का एहसास हुआ। क्लाउड हेवन होली लैंड की युवा पीढ़ी लंबे समय से कमजोर रही है और समय समय पर कुछ ताकतों द्वारा उनका उपहास किया जाता रहा है। अब वे आखिरकार गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकते हैं। हम अत्यधिक प्रतिभाशाली या विकृत होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती, इससे आसानी से असमय मृत्यु हो सकती है। फॉन्ग चेन की सबकी तारीफ सुनकर गोल्डन क्रो क्लैन के संत क्षेत्र के विशेषज्ञ ने कुछ कहे बिना नहीं रह सके। लहजा अर्थपूर्ण था और उसमें धमकी का संकेत भी था। अगले ही क्षण दो भयानक आभाएं फूट पड़ी, विशेष रूप से तलवार की रोशनी की एक चमक जो एक शक्तिशाली तलवार के इरादे के साथ मिश्रित थी। क्या मैं इसे आपके गोल्डन क्रो कबीले द्वारा हमारे क्लाउड हेवन पवित्र भूमि पर युद्ध की घोषणा के रूप में समझ सकता हूँ? विज्ञापन अवरोधक का पता चला। हमारी वेबसाइट को सपोर्ट करने और मुफ्त कंटेंट का आनंद लेते रहने के लिए कृपया अपना एड ब्लॉकर बंद कर दें। विज्ञापन अवरोधक का पता चला। हमारी वेबसाइट को सपोर्ट करने और मुफ्त कंटेंट का आनंद लेते रहने के लिए कृपया अपना एड ब्लॉकर बंद कर दें। क्या ये विज्ञापन आपत्तिजनक है? इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। #144 अभिशाप तोड़ो और सम्राट बनो। अध्याय 144 अभिशाप तोड़ना, एक सम्राट का अहंकार। बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उनमें एक चमक थी। उसी समय तलवार की एक शक्तिशाली भावना उत्पन्न हुई और उस जबरदस्त दबाव ने आसपास के लोगों को घुटन महसूस कराए। अत्यधिक दबाव महसूस करते हुए गोल्डन क्रो कबीले के संत क्षेत्र के विशेषज्ञ ने अपने सिर में झुंझुनी महसूस की और जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस आप दोनों को याद दिला रहा था। ऐसा नहीं है कि वह मुखर होने से डरता है, बल्कि बात यह है कि वह खुद को मुखर होने के लिए तैयार ही नहीं कर पाता। उसे ली हान्यू की उपस्थिति का आभास हुआ। वह एक पागल औरत थी। शीत चंद्रमा तलवार अमर का नाम प्रसिद्ध है, और अब जबकि शीत चंद्रमा तलवार अमर पर लगा अभिशाप समाप्त हो गया है, वे उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते। यदि दूसरा पक्ष कोई कदम उठाता है तो भले ही आप गोल्डन क्रो कबीले के सदस्य होने के नाते अपने कबीले का नाम बता दें, ये व्यर्थ होगा। यदि वे आपको मारना चाहते हैं तो वे आपको मार ही डालेंगे, चाहे आप गोल्डन क्रो कबीले के सदस्य ही क्यों न हो। अगर हम तुम्हें मार भी दें तो भी गोल्डन क्रो क्लैन शायद उससे संबंध तोड़ने की हिम्मत न करे। बेशक अंत में दूसरा पक्ष आपको जान से नहीं मारेगा, लेकिन आप निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। बुरे आदमी, मैं तुम्हें याद दिला दूं, जबान फिसलने से जहाज डूब जाते हैं। इस उम्र में भी अगर आप इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका जीवन व्यर्थ ही बीता है। मास्टर जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? बादलों के स्वर्ग की पवित्र भूमि के सामने ऐसी बातें कहना मृत्यु को दावत देने के समान है। सर्वविदित है कि यूनटियन का पवित्र पुत्र यूनटियन पवित्र भूमि का भविष्य है, जो हजारों वर्षों से यूनटियन पवित्र भूमि की आशाओं को अपने कंधों पर लिए हुए है। ऐसा कहना तो मार खाने के बराबर है। बादलों के स्वर्ग के पवित्र पुत्र को छूने की हिम्मत कौन करेगा? यदि कोई ऐसा करने का साहस करता है तो क्लाउड हेवन होली लैंड बिना किसी झिझक के प्रहार करेगा। बूढ़े ताओवादी जियांग, अपना मुंह बंद करो। गोल्डन क्रो क्लैन के संत क्षेत्र के विशेषज्ञ ने धीमी आवाज में बात की। उनकी आलोचना कोई भी कर सकता है, लेकिन मास्टर जियांग नहीं। बहुत से लोग जानते हैं कि आपके 9 सूर्यों के पवित्र देश के लोग सबसे ज्यादा अपशब्द बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके लिए ऐसी बातें कहना उचित है? मास्टर जियांग के ये शब्द सुनकर ऐसा लगा मानो वह उनका मजाक उड़ा रहे हों। गोल्डन क्रो क्लैन के संत क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए यह हसनीय था। आपके गोल्डन क्रो कबीले ने कुछ गलत कहा है, क्या इसका मतलब यह है कि हम भी ऐसा नहीं कह सकते? अगर आप वाकई इतने सक्षम हैं तो ये शब्द यून तियानशेंग से कहिए। अगर आप में क्षमता नहीं है तो आपको चुप ही रहना चाहिए। मास्टर जियांग भी थोड़े नाराज थे। वे यूनटियन पवित्र भूमि को तो माफ कर सकते थे, लेकिन गोल्डन क्रो कबीले के सदस्य की क्या औकात? उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे चुप रहने को कहने की? कोर्ट में मौत। गोल्डन क्रो कबीले का संत क्षेत्र विशेषज्ञ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था और उसे अपना गुस्सा निकालने का कोई जरिया नहीं मिला था। अब जब जियांग कबीले का सदस्य सामने आ गया तो उसे अपना गुस्सा निकालने का एक सही रास्ता मिल गया। तो चलो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। तुरंत ही मास्टर जियांग की अक्ल ठिकाने नहीं रही। उन्होंने सीधे गोल्डन क्रो क्लैन के संत क्षेत्र के विशेषज्ञ को शून्य में खींच लिया। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता।
फीनिक्स कबीले के शक्तिशाली सदस्य ने उपहास किया। बाकी लोग चुप रहे और मास्टर जियांग और उनके साथी पर नजर रखते हुए डोंगहे अमर हवेली के मुख्य क्षेत्र की स्थिति का अवलोकन करते रहे। परीक्षण स्थल के 96वें स्तर के भीतर ये परत अन्य परतों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी और अंततः इसने फॉन्चेन पर कुछ दबाव डाला। युवा सम्राट के प्रक्षेपण ने एक हस्तरेखा बनाई और एक शक्तिशाली दबाव उस पर से गुजरा जो सीधे फॉन्चेन की ओर बढ़ रहा था। क्या आप ही अकेले हैं जो ऐसा कर सकते हैं? फॉन्चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत एक हस्त मुद्रा बनाकर एक जादुई मंत्र का सृजन किया। स्वर्ग और पृथ्वी की मोहर तकनीक, कान फाड़ देने वाली गर्जना। दोनों मोहरें आपस में टकराईं और शून्य में फट गईं। उनकी शक्तिशाली शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। अगले ही क्षण प्रेत के हाथ में एक दिव्य हथियार प्रकट हुआ जो ठंडी रोशनी से चमक रहा था और उसकी शक्तिशाली धार अंतरिक्ष को चीरने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। ये संत स्तर का दिव्य हथियार नहीं है बल्कि सम्राट स्तर का दिव्य हथियार है। हालांकि यह केवल एक विकसित सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार था, लेकिन इसमें अपार शक्ति और अजेय तीक्ष्णता थी जिससे फॉन्चेन थोड़ा भौहें सिकुड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत दिव्य हथियार उसकी ओर दौड़ रहे हों, लेकिन फॉन्चेन ने किसी भी संत स्तरीय दिव्य हथियार का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि हमेशा की तरह अपनी हथेली से प्रहार किया। एक शक्तिशाली हथेली का निशान आकाश को चीरता हुआ उल्कापिंड की तरह प्रेत की ओर तेजी से बढ़ा। ये तेजी से सम्राट स्तर के दिव्य हथियार से टकराया जिससे एक जोरदार आवाज उत्पन्न हुई, लेकिन इस हथेली के प्रहार को प्रतिद्वंद्वी ने रोक दिया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। फॉन्चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे इसी तरह का दबाव चाहिए। पहले वाले दबाव बहुत कमजोर थे और उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाए। इस युवा सम्राट की छवि उस पर काफी दबाव डाल रही है और यही वह चाहता है। आगे है। फैनचेन ने धीमी सी चीख निकाली और उसकी आंखों में तारे जैसी रोशनी दिखाई दी। उनके पीछे एक असाधारण घटना प्रकट हुई। एक विशाल तारों भरा आकाश उभर आया जिसमें अनगिनत तारे चमक रहे थे, जिससे एक बेहद खूबसूरत दृश्य बन गया। अगले ही क्षण अनगिनत तारे प्रकाश से फूट पड़े और दिव्य प्रकाश की अनगिनत किरणों में परिवर्तित हो गए जो नीचे की ओर गिरने लगी। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगा मानो दुनिया का अंत हो गया हो। हालांकि सम्राट की छवि शांत रही। उसने सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार धारण किया और एक ही प्रहार में नीचे की ओर वार किया। आकाश में अनगिनत तलवारों की छायाएं प्रकट हुईं जो उल्कापिंडों की तरह गिरने वाले दिव्य प्रकाश से टकराकर हवा में गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला उत्पन्न कर रही थी। ये दृश्य आधी अगरबत्ती के बराबर ही चला। अंत में फॉन्चेन विजयी हुआ। उसने अपनी हथेली से प्रहार किया। हथेली का निशान आकाश और पृथ्वी को भेदता हुआ सीधे महान सम्राट की मायावी आकृति पर लगा और फिर विस्फोट हो गया। सम्राट की छवि भी हवा में गायब हो गई। इस युवा सम्राट ने फॉन्चेन पर कुछ दबाव डाला, लेकिन ये दबाव ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। इसके बाद फॉन्चेन 97वीं मंजिल पर पहुंचा। इस स्तर पर युवा सम्राट पिछले स्तर के सम्राट से भी अधिक भयावह था, लेकिन फिर भी वह फॉन्चेन की प्रगति को रोक नहीं सका। फैनचेन पहले ही 99वीं मंजिल पर पहुंच चुका है और 100वीं मंजिल पर पहुंचने ही वाला है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि बादलों के स्वर्ग का पवित्र पुत्र स्तर को पार करने वाला हो? इस रुझान को देखते हुए इसके स्तर को पार करने की पूरी संभावना है। और क्या आपने ध्यान नहीं दिया? युनतियान शेंगजी ने संत स्तर के दिव्य हथियार का भी इस्तेमाल नहीं किया। कई सालों से किसी ने भी इस खेल को पूरा नहीं किया है। ऐसा लगता है जैसे इसे आखिरी बार पूरा किए हुए 600,000 साल बीत गए हों। वह विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति जिसने परीक्षा उत्तीर्ण की, अंततः सम्राट पद तक पहुंचा और एक महान सम्राट बन गया। मैंने इसके बारे में सुना है। उस विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति ने अपने समय के प्रतिभावानों को इस हद तक दबा दिया था कि वे दम घुटने की स्थिति में पहुंच गए थे। इसलिए जब बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र सभी चुनौतियों को पूरा कर लेगा तो वह निश्चित रूप से सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाएगा और एक महान सम्राट बन जाएगा। ये कहना मुश्किल है। आखिरकार सम्राट बनने और महान सम्राट बनने के लिए प्रतिभा, शक्ति, अवसर और भाग्य सभी अनिवार्य हैं। भले ही बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र में महान सम्राट बनने की क्षमता हो, लेकिन वास्तव में सम्राट बनना इतना आसान नहीं है। भले ही वह सम्राट स्तर तक न पहुंच पाए, फिर भी वह एक योग्य प्रतिभाशाली लोगों को दबा सकता है। फॉन्चेन पहले ही आउतियान्यू को बहुत पीछे छोड़ चुका है। केव रिवर इमोर्टल अबोर्ड के बाहर अंदर का दृश्य देखकर सभी शक्तिशाली व्यक्ति स्तब्ध रह गए। लगभग सभी की निगाहें फॉन्चेन पर टिकी हुई थी, क्योंकि उसने जिस ताकत का प्रदर्शन किया वह बहुत ही अद्भुत था। इसके अलावा यह उस अभिशाप को तोड़ने वाला है जिसके चलते 600,000 वर्षों से कोई भी इस स्तर को पार नहीं कर पाया है, क्योंकि इन 600,000 वर्षों में आज तक कोई भी 100वीं मंजिल को पार नहीं कर पाया है। फैनचेन 600,000 वर्षों में सभी 100 स्तरों को पार करने वाला पहला व्यक्ति बनने जा रहा है। बादलों के स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र सचमुच भयानक है। क्या आपको लगता है कि आपके लिए उसका पीछा करना बेहद मुश्किल होगा? जियो चोंगलू ने जियो यूनटिंग की ओर देखा और कहा। जब शियाओ यूनटिंग का साधना स्तर गिरकर 5वें स्तर दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र तक पहुंच गया तो शियाओ चोंगलू ने आह भरी। 145 त्यानिक्सुआन क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति सब कुछ दबा रहा है। अध्याय 145 दिव्य गहन क्षेत्र का नंबर 1 विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति सब कुछ दबा देता है। फॉन्चेन को लगातार अधिक से अधिक स्तर पार करते देख शियाओ यूनटिंग प्रशंसा से आह भरे बिना नहीं रह सकी। क्या आपका मतलब यह है कि मैं उनसे बिल्कुल अतुलनीय हूं और इस जीवन काल में कभी भी उनसे आगे नहीं निकल पाऊंगा? ये फिर से फॉन्चेन है। फॉन्चेन का नाम सुनते ही शियाओ यूनटिंग को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने कांटा चुभो दिया हो। उसी समय उसने शियाओ चोंगलू को एक अमित्र भाव से देखा। सचमुच तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जियो चोंगलू ने सीधे कहा। शायद एल्डर मिंग शियाओ यूनटिंग की भावनाओं का ख्याल रखते हुए इतनी सीधी बात न कहते, लेकिन शियाओ चोंगलू को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से वह शियाओ यूनटिंग के पिता हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से वह स्वर्गीय दानव संप्रदाय के नेता हैं। शारीरिक शक्ति के मामले में शियाओ यूनटिंग उसके सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। इसके अलावा शियाओ यूनटिंग का सत्ता में आना पूरी तरह से उन्हीं की बदौलत हुआ था। ये कहा जा सकता है कि शियाओ चोंगलू को शियाओ यूनटिंग की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर यह मोवुशांग होता तो उसे कुछ हिचकिचाहट होती। आखिरकार मोवुशांग की हैसियत तो वही है जो है। जहां तक जियाओ यूनटिंग की बात है, उन्हें ऐसी कोई चिंता नहीं थी।
अब शाओ यूनटिंग को मजबूत बनने के लिए उससे मदद मांगनी पड़ेगी। हालांकि मोवुशांग की मृत्यु के कारण यह योजना विफल हो गई, जिससे जियाओ चोंगलो इतना आलसी हो गया कि उसने दिखावा जारी रखने की हिम्मत ही नहीं की। शाओ चोंगलो की बातें सुनकर शाओ यूनटिंग चुप हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियाओ चोंगलो इस बारे में इतनी खुलकर बात करेंगे, बिना उन्हें शर्मिंदा किए सीधे तौर पर यह बात स्वीकार कर लेंगे। हालांकि वह हंगामा खड़ा करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसे उनकी मदद की जरूरत थी और वह चीज़ों को बिगाड़ना नहीं चाहता था। अगर हालात बिगड़ गए तो मैं किन तियानमिन का सार प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, जिससे उसकी भविष्य की योजनाओं पर असर पड़ेगा। इसके अलावा स्वर्ग सहायक दानव कला उसे शियाओ चोंगलो द्वारा प्रदान की गई थी। यदि दूसरा पक्ष ये खबर फैलाता है तो वह बिना किसी पृष्ठभूमि के दुनिया का दुश्मन बन जाएगा और उस समय तियानिक्सुआन क्षेत्र में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। हालांकि जियाओ यूनटिंग खुद को बहुत ऊंचा समझता था, फिर भी वह स्थिति का आकलन करने और उसके अनुसार कार्य करने में सक्षम था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह शियाओ चोंगलो के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन था। तुम्हें तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, कितने डरपोक हो तुम। शाओ यूनटिंग को चुप होते देख एल्डमिंग ने आह भरी और उनके दिल में गहरा दुख मढ़ाया। उन्होंने तब भी यही बात कही थी, लेकिन शियाओ यूनटिंग ने उनकी बात नहीं मानी और बहुत जिद्दी बनी रही, जिससे एल्डमिंग के पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसी स्थिति में एल्डमिंग हमेशा समझौता कर लेते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि इस व्यक्ति की मानसिकता ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन ये लड़का अब समझदार हो गया है। अगर वह अभी भी पहले जैसा ही है तो वह पूरी तरह से निराशाजनक है। हालांकि उन्हें थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी, फिर भी बूढ़े मिंग खुश थे। उन्हें सचमुच डर था कि शियाओ यूनटिंग आवेग में आकर शियाओ चोंगलो का सामना कर सकता है, जो विनाशकारी होगा। ये कहना भी जरूरी नहीं है कि क्या शियाओ चोंगलो क्रोधित होकर शियाओ यूनटिंग को सीधे मार डालेगा। शियाओ चोंगलो की मदद के बिना शियाओ यूनटिंग को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। आपको यून तियान शेंगजी से अपनी तुलना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वह एक बेहद खास शख्सियत हैं। अभी तो कोई भी उसे पीछे नहीं छोड़ सकता, लेकिन मौका सिर्फ तुम्हारे पास है। जब तक आप स्वर्ग सहायक दानव कला का अभ्यास करते रहेंगे और पर्याप्त स्रोत ऊर्जा का उपभोग करते रहेंगे, तब तक बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि पुनर्जन्म लेने वाले सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको बस छिपकर उन प्रतिभाशाली लोगों के सार को आत्मसात करते रहना होगा और अंततः आप सब कुछ मिटाने में सक्षम हो जाएंगे। जियाओ चोंगलो ने जियाओ यूनटिंग के चेहरे के भावों पर एक नजर डाली और उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए। आखिरकार वे तथाकथित आसमान छूती कीमतें यून तियान शेंगजी को पछाड़ देने के योग्य नहीं है, बल्कि तुम हो। तभी हैरानी भरी एक चीख सुनाई दी। बादलों के स्वर्ग के पवित्र पुत्र ने 100वें स्तर को प्राप्त कर लिया है। ये सुनकर सभी शक्तिशाली हस्तियों ने अपनी निगाहें आकाश में दिखाई देने वाले दृश्य की ओर मोड़ लीं। ये निस्संदेह एक ऐतिहासिक क्षण है। वे सचमुच 100वीं मंजिल तक पहुंच गए। 6 लाख वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है। यून तियान शेंगजी सचमुच भयानक है। पिछली बार जब मैंने डोंगहे अमर हवेली के उन प्रतिभाशाली लोगों को देखा था तो वे ज्यादा से ज्यादा 95वें स्तर तक ही पहुंचे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यून तियान शेंगजी वास्तव में 100वें स्तर तक पहुंच गया होगा, जो कि अंतिम स्तर है। इन 600,000 वर्षों में ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति 100वें स्तर तक नहीं पहुंचा है, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी 100वें स्तर को पार नहीं कर पाया है। मुझे लगता है यून तियान शेंगजी यह कर सकता है। हालांकि शुरुआती कुछ स्तरों में थोड़ा समय लगा, लेकिन यून तियान शेंगजी की स्थिति को देखते हुए वह अभी भी बहुत शांत है और संभवतः 100वें स्तर को भी पार कर लेगा। ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बादलों के स्वर्ग का पवित्र पुत्र ऐसा कर सकता है। ऐसा लगता है कि यून तियान शेंगजी वास्तव में तियानिक्सुआन क्षेत्र के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपाधि के हकदार हैं। इसके बाद देखते हैं कौन इस पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है। आओ तियान्यू अभी 90वें स्तर पर ही पहुंचा है, जबकि यून तियान शेंगजी पहले ही 100वें स्तर पर पहुंच चुका है। यही अंतर है। फैंग चेन ने 100वीं मंजिल पर कदम रखा, जो पूरे परीक्षण क्षेत्र की आखिरी मंजिल भी थी। कई प्रभावशाली व्यक्ति बेहद उत्साहित थे, खासकर वे लोग जिन्होंने पहले केव रिवर इमॉर्टल मैंशन का अनुभव किया था, जिन्हें विजय का एहसास हो रहा था। मानव जाति को दानव जाति द्वारा करारी पराजय का सामना करना पड़ा, लगभग उन्हें पैरों तले रौंद दिया गया, जिससे पूरी मानव जाति पर अत्यधिक शर्मिंदगी आई। अब वे आखिरकार गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकते हैं। भले ही आगामी रैंकिंग में उन्हें पूरी तरह से हार का सामना न करना पड़े, लेकिन फॉन्ग चेन अकेले ही काफी हैं। 100वीं मंजिल की शान तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। बेशक जब मानव जाति सुखी थी तब दानव जाति स्वाभाविक रूप से दुखी थी। दोनों पक्ष मूल रूप से शत्रु थे और स्वर्गीय गौरव सभा में फॉन्ग चेन द्वारा और तियान्यू की पराजय ने दानव जाति की पराजय का मार्ग प्रशस्त किया। मानव जाति के शक्तिशाली व्यक्तियों को जानबूझकर या अनजाने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते देख दानव जाति के शक्तिशाली व्यक्ति बेहद नाराज हो गए। अगर हम सचमुच 100वीं मंजिल तक पहुंच गए तो भविष्य में कोई भी बादलों के स्वर्ग के पवित्र पुत्र पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या आओ तियान्यू ड्रैगन कुल का पवित्र पुत्र? वह तो पवित्र पुत्र यून तियान के जूते उठाने के भी योग्य नहीं है। मास्टर जियांग अपनी तीखी जुबान के लिए जाने जाते हैं। इस एक वाक्य ने तुरंत ही घृणा को भड़का दिया। फीनिक्स कबीले के संघ क्षेत्र के विशेषज्ञ ने बड़ी असंतुष्टि के साथ कहा, यह वाकई प्रभावशाली है कि यूनटियन के पवित्र पुत्र ने 100वें स्तर तक पहुंच प्राप्त कर ली है, लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। हमारे फीनिक्स कबीले का पवित्र पुत्र भी ऐसा कर सकता है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं हो? हालांकि वे पिछली हेवनली प्राइड गैदरिंग हार गए थे, लेकिन दोनों टीमें बराबरी की टक्कर की थीं। दोनों मूल रूप से एक ही स्तर के प्रतिभाशाली थे। अगर फॉन्ग चेन 100वें स्तर तक पहुंच सकता है तो आओ तियान्यू क्यों नहीं पहुंच सकता? वह प्रफुल्लित करने वाला है। खुद को धोखा देना बंद करो। हम दोनों साधारण साधक नहीं हैं। क्या तुम्हें हम दोनों के बीच का अंतर नहीं दिखता? इसके अलावा आपने केव रिवर इमॉर्टल मैंशन का भी अनुभव किया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बाद के स्तरों का क्या मतलब है, खासकर अंतिम 100 स्तरों का। आओ तियान्यू की प्रतिभा वाकई अच्छी है, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि आप 100वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं या नहीं? वर्मिलियन बर्ड क्लैन का शक्तिशाली सदस्य बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। पास ही खड़े मास्टर जियांग ने तुरंत कहा, आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप खुद को धोखा नहीं दे सकते।
वहां उपस्थित सभी लोग संघ क्षेत्र के विशेषज्ञ थे जो स्वर्गीय गहन क्षेत्र में शक्ति के शिखर पर थे और उनकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से काफी व्यापक थी। वे आओ तियान्यू और युन तियान शेंगजी के बीच का अंतर कैसे नहीं देख पाए, या यूं कहें कि कोई भी समझदार व्यक्ति इसे देख सकता है। फोंग चेन ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ध्वस्त कर दिया, सिवाय 96वीं मंजिल के जहां उसने कुछ समय बिताया। उसने लगभग सभी लड़ाइयों को एक ही हथेली के वार से समाप्त कर दिया। युवा सम्राटों की वे भविष्यवाणियां फोंग चेन को बिल्कुल भी नहीं रोक सकीं। इसके अलावा फोंग चेन पूरी तरह से सहज प्रतीत हो रही थी। इसके विपरीत आओ तियान्यू काफी समय तक 80वीं मंजिल पर फंसा रहा और उसे प्रत्येक मंजिल से गुजरने में बहुत समय लगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों पक्षों के बीच का अंतर काफी बड़ा है। 146 से एक योग्य प्रतिद्वंद्वी सबसे कठिन लड़ाई। अध्याय 146 से एक योग्य प्रतिद्वंद्वी सबसे कठिन लड़ाई। दरअसल आओ तियान्यू का युन तियान शेंगजी से हारना बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं है। इसी क्षण तियानयुन संप्रदाय का एक शक्तिशाली व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, ये कहावत कि जब आप खुद पीड़ित नहीं होते हैं तो बोलना आसान होता है, इस स्थिति का सटीक वर्णन करती है। हाँ, युन तियान शेंगजी जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी से हारना बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं है, बल्कि सम्मान की बात है, क्योंकि हर कोई उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं बन सकता। मास्टर जियांग भी आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले। भीड़ के उपहास का सामना करते हुए फीनिक्स कबीले के संघ क्षेत्र के विशेषज्ञ का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उन्होंने आगे बोलना जारी नहीं रखा, क्योंकि यही सच है और वे इसका खंडन नहीं कर सकते। मैंने इसलिए आवाज उठाई क्योंकि मैं युन तियान शेंगजी की इन लोगों की लगातार प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हाँ, सब लोग, उनकी जरूरत से ज्यादा तारीफ मत करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या महाराज वापस लौटने पर अहंकारी नहीं हो जाएंगे? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वह बादलों के स्वर्ग के पवित्र स्वामी द्वारा सौंपे गए कार्य को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत वह इसे एक आरामदायक काम समझता है। यह अनुभूति बेहद सुखद थी। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह स्वेच्छा से आगे आता। परीक्षण स्थल के 100वें स्तर में प्रवेश करते ही एक शक्तिशाली आभा तुरंत प्रकट हुई। तुरंत ही एक दिव्य प्रकाश उतरा और कवच पहने हुए और सुंदर चेहरे वाले एक वीर व्यक्ति प्रकट हुए। इसके अलावा इसकी बड़ी बड़ी गहरे काले रंग की आंखें हैं जो एक भयानक एहसास देती हैं, मानो यह कोई दानव देवता हो, एक अमर आत्मा का प्रेत। ये व्यक्ति डोंगहे अमर निवास का पूर्व स्वामी भी था। बेशक ये सिर्फ एक काल्पनिक छवि है और हो सकता है कि यह केव रिवर इमॉर्टल मैंशन के पूर्व स्वामी की शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित करने में सक्षम न हो। फिर भी यह ऐसी चीज नहीं है जिसका एक आम इंसान विरोध कर सके। इस केव रिवर इमॉर्टल मैंशन का स्वामी वास्तव में फोंग चेन के समान स्तर पर था, वह भी रिटर्न इन वर्ड दायरे के 9वें स्तर पर, जो हाफ सटेप सेन दायरे के बेहद करीब था। शायद अपने स्वाभिमान के कारण ही वह अपनी श्रेष्ठ स्थिति का इस्तेमाल दूसरों को डराने धमकाने के लिए नहीं करता है। अमर डोंगहे के लिए उसे उसी स्तर पर हराने में सक्षम होना एक असाधारण उपलब्धि होगी, जो उसकी पहचान के योग्य होगी और आगे के पुरस्कारों को अर्जित करने के लिए पर्याप्त होगी। इसी वजह से मूल उपन्यास में शियाओ युनटिंग खेल को पूरा करने में सक्षम था। उसी स्तर पर नायक के प्रभामंडल के साथ जियाओ युनटिंग गुफा नदी अमर हवेली के स्वामी को हराने में सक्षम था। यदि कोई व्यक्ति शियाओ युनटिंग से एक स्तर ऊपर है तो चाहे उसके पास कितनी भी तरकीबें क्यों न हो, वह गुफा नदी अमर के आभासी अस्तित्व को पराजित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि फोंग चेन को भी इसे हासिल करने के लिए शायद अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह एक दिव्यलोक का विशेषज्ञ है। दिव्यलोक में भी एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी है जो स्वर्गीय गहन लोक के प्रतिभाशाली लोगों की पहुंच से बहुत परे है। केवल महान सम्राट ही उनका मुकाबला कर सकते थे। वे डोंगहे अमर हवेली के स्वामी से कम सक्षम नहीं हैं, केवल अपने परिवेश के कारण ही वे उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर वे एक ही दुनिया में होते तो शायद वे भी उस स्तर तक पहुंच सकते थे। आप असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं। पिछले 600,000 वर्षों में हमने आपके जैसा कोई विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति नहीं देखा है। सुदूर अतीत में भी आपके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होता। गुफा नदी के अमर देवता की मायावी आकृति में एक उदासीन भाव था जो किसी भी भावना से रहित था। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, फोंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। मुझे हराने के बाद तुम्हें एक विशेष पुरस्कार मिलेगा और मैं तुम्हें इस दुनिया के रहस्य भी बताऊंगा। यदि तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते तो इसका अर्थ है कि तुम स्वर्ग के रहस्यों को जानने के योग्य नहीं हो और तुम इस जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुफा नदी के अमर देवता की मायावी आकृति ने शांत स्वर में बात की। 100वीं मंजिल को पार करने के बाद एक विशेष पुरस्कार प्राप्त करने के अलावा आपको कुछ ऐसी जानकारी भी मिलेगी जो दूसरों को नहीं पता होगी। ये वास्तव में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, बस दिव्य लोक को छोड़कर अमर लोक में जाने का रहस्य था। बेशक फोंग चेन को पहले से ही इस रहस्य का पता था। फोंग चेन के लिए यह कोई मायने नहीं रखता, लेकिन त्यानिक्सुआन क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक अलग ही कहानी है। दिव्य गहन क्षेत्र के शक्तिशाली प्राणियों के लिए अमर होना उनकी सबसे बड़ी इच्छा है। अगर हम दिव्य गहन क्षेत्र को छोड़कर अमर क्षेत्र में जा सकते हैं तो हम उनसे कोई भी कीमत वसूल लेंगे, चाहे वह थोड़ी सी जानकारी ही क्यों न हो। हालांकि फोंग चेन जानता था कि अगर उसे यह रहस्य पता भी चल जाए तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। अमलोक का मार्ग बंद हो जाने के कारण अमलोक में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो गुफा नदी के अमर देवता द्वारा बताए गए रहस्य का कोई महत्व नहीं था। मुझे इस दुनिया के रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपने जिस इनाम का जिक्र किया है उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी है, फोंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर गुफा नदी के अमर की मायावी आकृति ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उसके चेहरे पर संदेह का एक संकेत दिखाई दिया। अनगिनत वर्षों के दौरान उन्होंने असंख्य प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, लेकिन फोंग चेन असाधारण रूप से विशेष थे। अतीत में यहाँ आने वाले सभी प्रतिभाशाली लोग स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों को सुनने के बाद बेहद उत्सुक थे, लेकिन फोंग चेन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई। क्या आपको शाश्वत जीवन में रुचि नहीं है? क्या आप अमर नहीं बनना चाहते? डोंगे के अमर ने गहरी आवाज में पूछा। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि इतनी प्रतिभावान व्यक्ति को इसमें रुचि नहीं थी। बेशक मैं अमर बनना चाहता हूं, लेकिन मैं इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देता।
जब सही समय आएगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। अगर समय सही नहीं है तो चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, सब व्यर्थ होगा। मुझे लगता है कि आप इस सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। अगर ऐसा न होता तो कोई भी अमरता के तथाकथित शाश्वत मार्ग का अनुसरण करने के लिए इतना उत्सुक न होता। इसके अलावा जीवन और मृत्यु भी एक प्रकार का चक्र है। यदि यह शाश्वत नहीं हो सकता तो जरूरी नहीं कि यह बुरी बात हो। फोंगचेन ने मुस्कुराते हुए अर्थपूर्ण लहजे में कहा, इसके अलावा क्या अमर होने से शाश्वत जीवन की गारंटी मिलती है? गुफा नदी के अमर देवता का प्रेत शांत हो गया। क्या अमर लोग हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि अमरता संभव होती तो गुफा नदी अमर निवास कभी भी स्वर्गीय गहन क्षेत्र में प्रकट नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। गुफा नदी के अमर देवता की मायावी आकृति ने और कुछ नहीं कहा। चूंकि दूसरा पक्ष सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वह चुप ही रहा। अगले ही क्षण केव रिवर इमॉर्टल मैंशन के प्रेत ने एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की, फिर अपनी उंगलियों से एक तलवार का रूप धारण किया और तलवार की रोशनी नीचे की ओर प्रवाहित हुई। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली तलवार ऊर्जा सीधे फोंगचेन की ओर वार करने लगी। सर्वोच्च नियमों से युक्त चकाचौंध भरी तलवार की रोशनी फोंगचेन की ओर बढ़ी। तलवार की रोशनी देखकर फोंगचेन भी बेहद हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने गुफा नदी अमर की मायावी आकृति केवल वापसी शून्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। उसने वास्तव में वापसी शून्य क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया, जो कि आधे चरण के संत क्षेत्र के विशेषज्ञ से भी अधिक थी और लगभग संत क्षेत्र की शक्ति तक पहुंच गई थी। ये बिल्कुल अभूतपूर्व था और यहाँ तक कि फोंगचेन भी बेहद हैरान थी। लेकिन गहन चिंतन करने पर यह बात बिल्कुल तर्कसंगत लगती है, क्योंकि गुफा नदी का अमर प्राणी अमर लोक से आता है। अमर लोक में नियम पूर्ण और त्रुटि रहित हैं। समान साधना स्तर स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय गहन क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। सीधे शब्दों में कहें तो यदि अमर लोक में स्थित गुइक्सू लोक के विशेषज्ञ तियानिक्सुआन लोक में आ जाएं, तो गुइक्सू लोक के शीर्ष प्रतिभाओं की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि अर्धचरण संत लोक के लोग भी शायद उन्हें हराने में सक्षम न हो। यहाँ तक कि सेंट स्तर के विशेषज्ञ को भी हराया जा सकता है। हालांकि फोंगचेन स्पष्ट रूप से उनमें से नहीं था। आप इस दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे बिना किसी रोक टोक के लड़ने की अनुमति देते हैं। फोंगचेन बेहद उत्साहित था। अतीत में वह इतना शक्तिशाली था कि समान स्तर या उससे भी उच्च स्तर के लोग उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए विवश नहीं कर सकते थे। अब गुफा नदी के अमर के प्रेत ने फोंगचेन को यह एहसास दिलाया है कि उसका सामना वास्तव में अपने समकक्ष से हो गया है और वह एक अकथनीय दबाव महसूस